हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की कंप्लीट बायोलॉजी 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 12 की अपनी बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसमें हमको क्या बताया गया है, फ्लावर के एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। फ्लावर क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह होते हैं। अब ये फ्लावर क्या है, एस्थेटिक के तौर पे, सोशली, रिलीजियस सिंबल्स के तौर पे इसका यूज करते हैं। फ्लोरल पार्ट जो होते हैं ये जो है फ्रूट फार्मेशन के लिए इवाल्व हुए हैं, सीड फार्मेशन के लिए इवाल्व हुए हैं। तो फ्लोरल जो वर्ल्ड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है, एक जो होता है हमारे पास में एक्सेसरी वर्ल्ड होता है। एक्सेसरी वर्ल्ड एक होता है रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, एक होता है एक्सेसरी वर्ल्ड। तो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में कौन आता है, एंड्रोसियम, गायनीशियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट है, गायनीशियम फीमेल पार्ट है। और जो एक्सेसरी वर्ल्ड है उनमें एक आता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला। ये दो जो है एक्सेसरी वर्ल्ड हैं, दो जो होते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 3 इवेंट पढ़ेंगे। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट आते हैं। एक होता है गैमिटोजेनेसिस, गैमीट फार्मेशन। एक होता है गैमीट फार्मेशन होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। एक होता है गैमीट फार्मेशन, एक होता है पॉलिनेशन। ये 2 स्टेप आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, हमको यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो किसका डायग्राम दिया गया है, ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बाजू में जो बाहर जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर वाली लेयर का नाम है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम हो गया। मिडिल वाली लेयर का नाम है मिडिल लेयर, ये हो गया हमारे पास मिडिल लेयर हो गया। ठीक है, और सबसे जो अंदर होती इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है टेपिटम। ये क्या है, टेपिटम। ये होता है टेपिटम। और ये जो सेल दिखाई गई हैं इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये हो गई माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो ये दिखाया गया सर्कुलर जो लाइनिंग आउटलाइनिंग, इसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ये क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू दिखाया गया। और सेंटर में जो दिखाया गया ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू दिखाया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या हुआ, पॉलन का डिहिशंस है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेपिटम का काम क्या होता है, टेपिटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट का, नरिशमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, नरिशमेंट। और बाकी बची हुई जो 3 सेल होती हैं ये किस में यूज होती हैं, टू हेल्प इन डिहिशंस, टू हेल्प इन डिहिशंस। ये डिहिशंस में यूज होते हैं, यानी कि पॉलन के डिहिशंस में हेल्प कौन करती हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और एपिडर्मिस। तो इसमें जो एंड्रोसियम का जो पार्ट होता है मेल पार्ट, उसको स्टमन बोलते हैं, यूनिट जो है एंड्रोसियम की। तो स्टमन में 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है, एंथर होता है। एंथर जो है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। डाई मतलब 2, थीका मतलब चैम्बर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हर लोब में 2 थीका होता है, यानी कि एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। तो कितने लोब हैं, 2 लोब। तो किसको बोल सकते हैं, डाइथिकस है। एक थीका में हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो टोटल 4 हो गए। इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप करती है, आगे चल के बना देती है पॉलन सेक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो पॉलन सेक बनाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है 4 लेयर से सराउंडेड होती है। एक है एपिडर्मिस, दूसरी इंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर का काम क्या, प्रोटेक्शन और डिहिशन में होता है। टेपिटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट देना। न्यूट्रिटिव है, बाई न्यूक्लिएटेड है, डेंस साइटोप्लाज्म है। और दूसरी बात यह है ये जो है क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी कौन शो करता है, टेपिटम शो करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पॉलन ग्रेन का, तो सेंटर में हमको क्या दिखता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू दिखता है। उस स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होता है, मियोसिस होता है। उस स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, तो उस स्पोरोजेनस टिश्यू में हुआ मियोसिस। मियोसिस से क्या बना, मियोसिस से बना माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेंटर के पास में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं मेच्योर होकर के पॉलन ग्रेन बनाते हैं। और पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। अब पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट है, इसका जो डायमीटर है 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। इसके पास 2 लेयर होती हैं। बाहर वाली लेयर को एक्जाइन बोलते हैं, अंदर वाली लेयर का नाम इंटाइन होता है। जो एक्जाइन होती है टफ होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनती है। अभी तक कोई एंजाइम नहीं पता चल पाया है जो इस स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके।
अब क्या है, इंटाइन क्या होती है? इंटाइन क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, थिन है, कंटिन्यूस होती है, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है। और जर्म पोर वो पोर होते हैं जहाँ पर एग्जाइन, यानी एग्जाइन क्या होती है, यानी जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? जर्मोपोर। इन्हीं जर्मोपोर से क्या निकलती है? पॉलिन ट्यूब निकलती है। मेच्योर पॉलिन ग्रेन की बात करते हैं। मेच्योर पॉलिन में दो तरीके की सेल होती हैं, एक जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल छोटी है, स्पिंडल शेप की होती है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसके पास फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, शेप इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इसके पास। और हमारे पास बोलते हैं कुछ प्लांट जैसे 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं 2 सेल स्टेज में सेट कर जाते हैं, और बाकी बचे हुए जो 40% होते हैं वो 3 सेल स्टेज में सेट करते हैं। 2 सेल स्टेज का मतलब क्या? एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। 3 सेल स्टेज में वेजिटेटिव सेल एक होती है और जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देती है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है? डिसएडवांटेज देख लेते हैं किसका? पॉलिन ग्रेन का। तो पॉलिन ग्रेन क्या करते हैं? बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ काज करते हैं, जैसे पार्थेनियम जो है ये पॉलिन एलर्जी काज करती है। एडवांटेज इसका क्या है? ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इनको पॉलिन टेबलेट या फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो है एथलीट्स और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में यूज़ करते हैं। राइस और वीट की जो वाइबिलिटी होती है पॉलिन ग्रेन की वो 30 मिनट की होती है। रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी की जो वाइबिलिटी होती है कुछ मंथ की होती है। इनको जो है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पॉलिन ग्रेन को पॉलिन बैंक्स में क्या किया जाता है? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पिस्टिल या पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को बोलते हैं ओव्यूल, है ना, एम्ब्रियो सेल। तो गाइनीशियम को पिस्टिल बोलते हैं। इसके पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी हो सकती है। सिंकार्पस, एपोकार्पस होती है। सिंकार्पस क्या है? अगर ये कार्पल क्या है? फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं सिंकार्पस, अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। ओवरी के पास में ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो ओवरी है ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजिया ऑन द प्लेसेंटा। ओव्यूल के पास कितना पार्ट होता है? फ्यूनिकल स्टॉक होता है, हाइलम होता है, इंटुगमेंट होता है। माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है, चलाजा बेस होता है। न्यूक्लियस होता है, एबंडेंट फूड मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक, तो माइक्रोपाइलर रीजन में कोई भी सेल पाई जाती है वो कैसी होगी? लार्ज होती है। एक से एनी सेल इन न्यूक्लियस इन माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूक्लियस में कोई भी सेल जो होती है वो अगर पाई जाएगी तो कैसी होगी? लार्ज होगी, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है, तो वो जो है मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। तो मेगास्पोर मदर सेल किससे बनती है? न्यूक्लियस से ही बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं। इनमें से केवल एक ही फंक्शनल होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, बाकी 3 जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट का नाम है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एम्ब्रियोसाइक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है ना, 3 लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है, तब जाके 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, जो कि क्या है? टिपिकल एंजियोस्पर्म का क्राइटेरिया है। एग अपैरेटस क्या होता है? एक एग होती है, 2 सिनर्जिड होते हैं। ठीक है, इसको एग अपैरेटस बोलते हैं। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, एक सेंट्रल सेल होती है। उस सेंट्रल सेल के पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। तो टोटल अगर सेल देखी जाए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल एग अपैरेटस में है, 3 सेल एंटीपोडल सेल हैं और 1 सेल सेंट्रल सेल हो गया, तो 7 सेल हो गया। अब 6 सेलों के पास में क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं, तो 8 न्यूक्लियस कंडीशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया? ये वाला जो डायग्राम इसको बोलते हैं, ये क्या है? सिनर्जिड है। सबसे टॉप पे क्या दिखाया गया? एग दिखाया गया है, और यहाँ पे इसके जो बेस पे दिखाएंगे जो प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने के इस बार जो चांस हैं वो क्या है? इस ओव्यूल से पूछ सकता है ना। ओव्यूल से क्या पूछेगा? इनर टू आउटर रीजन, है ना, इनर टू आउटर पार्ट तक पूछेगा। इनर टू आउटर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी क्या कहते हैं? ओव्यूल, एम्ब्रियो नहीं, ओव्यूल। इनर टू आउटर पार्ट ऑफ ओव्यूल, है ना। तो इसमें देखते हैं सबसे अंदर क्या यहाँ पे दिखाया गया है? एग है, तो सबसे अंदर क्या होगा? एग होगा। एग से जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस एम्ब्रियोसाइक मिलता है ना। एग के बाद एग कहाँ पे होता है? एम्ब्रियोसाइक में, है ना। तो लिखेंगे एग जो है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को कौन सराउंड करता है? इंटेगुमेंट। न्यूक्लियस को सराउंड करता है, इंटेगुमेंट सराउंड करता है। और इंटेगुमेंट के साइड में, इंटेगुमेंट आगे चल के कहाँ पे एब्सेंट होता है? उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, है ना। तो ये बोल सकते हैं फ्यूनिकल। ये ट्रेंड वगैरह दे सकता है इस बार जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये 3 तरीके का होता है, आटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। आटोगैमी में सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन क्या कहते हैं? एंड्रोस यानी एंथर से निकलता है और गाइनिश यानी कि उसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, उसको बोलते हैं आटोगैमी। जीटोनोगैमी क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर हो,
लेकिन सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये जेनेटिकली ऑटोगैमी होता है। जीनोगैमी क्या होता है, प्लांटी अलग होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। ये इंश्योर कर देते हैं कि ऑटोगैमी होगी, मतलब ये सीड के एश्योरेंस को, यानी कि सीड बनने की गारंटी को देते हैं कौन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या कौन कौन है, वायोला को बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना। ये जो है कैजमोगैमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो वायला, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना ये जो हैं ये दोनों तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कैजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जो कभी भी ओपन नहीं होते। ठीक है, अगला देखते हैं पॉलिनेशन के लिए एजेंट। तो एजेंट जो होते हैं एबायोटिक होते हैं और बायोटिक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में विंड पॉलिनेशन, विंड से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। इनमें पॉलिन ग्रेन जो हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, इनका स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होता है, लार्ज और फीदरी स्टिग्मा होता है। वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी वेलिशनेरिया और हाइड्रिला। तो वेलिशनेरिया और हाइड्रिला क्या है, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन है। ये वेलिशनेरिया और हाइड्रिला जो है फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और कुछ मैराइन सी ग्रासेज होती हैं जैसे जूस्टेरा हो गया, इनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। लेकिन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये जो फ्लावर पाए तो पानी में ही जाते हैं, लेकिन ये इनमें पानी से पॉलिनेशन नहीं होता, इनमें पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट या विंड से होता है। ठीक है, बायोटिक में कौन आते हैं, इंसेक्ट, बर्ड, बैट आते हैं, तो इनमें इनको बोलते हैं एंटेमोफिलिस, है ना। तो अगर इंसेक्ट से होने वाला है तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर बोलते हैं, एंटेमोफिलस पॉलिनेशन। एडाप्टेशन क्या, विंड से होने वाले पॉलिनेशन क्या क्या एडाप्ट करते हैं, हल्के लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी पॉलिन होते हैं, फीदरी स्टिग्मा होता है। वाटर से होने वाले क्या होते हैं, म्यूसिलेज से कवरिंग होता है पॉलिन ग्रीन, और इनका जो फिलामेंट्स पॉलिन का लॉन्ग फिलामेंटस पॉलिन होते हैं, है ना, रिबन शेप के होते हैं। बायोटिक में क्या होगा, ब्राइट होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं, नेक्टर फिल्ड फ्लावर होते हैं। नेक्टर क्या करते हैं, नेक्टर का काम क्या, फ्लोरल रिवार्ड देना। जैसे एमोर्फोफिलस एक प्लांट है, एक यक्का माउथ है, तो एमोर्फोफिलस की अगर हाइट देखी जाए तो ये 6 फीट हाइट होता है, 6 फीट टॉल। ये क्या है, 6 फीट टॉल होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में देखा जाए तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ये क्या होता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता है तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ठीक, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, टेम्पोरल सेपरेशन करते हैं। जैसे पॉलिन और स्टिग्मा जो है सेम टाइम पे मेच्योर ना होने दें। ठीक है, फिजिकल सेपरेशन कर देते हैं, स्टिग्मा या एंथर को अलग अलग लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी है ना, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज़ के पॉलन को जर्मिनेट ही ना होने देना, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, जैसे उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बोलते हैं मोनोसियस। मेज और कैस्टर, डायोसिस में पपाया हो गया। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो पिस्टिल क्या करती है, कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को पहचानने के लिए कैपेबल होती है। पॉलन क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और पॉलन ट्यूब निकालता है जर्मोपोर से। अब फिर वो पॉलन ट्यूब क्या करती है, सिनर्जिड में एंट्री कर जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे ओपन होकर के मेल गैमेट्री को रिलीज करती है और फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन में क्या होता है, एंथर को हटाया जाता है। तो इमैस्कुलेशन किस में कराते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें कराते हैं, है ना। फिर इमैस्कुलेशन कराने के बाद में बैगिंग कराते हैं। बैगिंग कराने का मतलब क्या है कि फॉरेन जो पॉलन है वो ना आ सके। फिर पॉलिनेट जो डिजायर्ड पॉलिनेशन है, डिजायर्ड जो पॉलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा के ऊपर डेस्टेट कर देते हैं, फिर रीबैगिंग कर देते हैं, फिर फ्रूट डेवलप हो जाता है। तो ये इसकी स्टेप होती है, इसकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सिंगेमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी में एक मेल गैमीट एक एग से मिलकर के जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। मेल गैमीट हेप्लॉइड है, एग हेप्लॉइड है, तो जाइगोट बन गया डिप्लॉइड। ट्रिपल फ्यूजन में क्या, एक मेल गैमीट होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होती है, तो बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, अब ये जो दोनों इवेंट पाए जाते हैं इस वजह से इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है एंजियोस्पर्म का एक यूनिक करेक्टर है। अब यहाँ पे क्या दिखा है, ये यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसाइट, ये फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो सिनर्जिड है डिजनरेट हो रही हैं, एग से एक फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन गया है। ये जो सेंट्रल सेल थी ये आगे चल करके क्या बन गई है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन गई है। जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फर्टिलाइज होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुके हैं, और जो एंटीपोडल सेल थी ये भी डिजनरेट हो गई हैं। तो ये पहला जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर से हार्ट शेप बनता है, हार्ट शेप से मैच्योर बनता है। मैच्योर एम्ब्रियो के पास में प्लम्यूल होता है जो आगे चल करके क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। रेडिकल होता है जो आगे चल के रूट बनाता है, और ये जो रीजन दिखाएगा इनको बोलते हैं सस्पेंसर, ये है सस्पेंसर है। ठीक है, और ये क्या है, कॉटिलीडन दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा, सीड का बनना, फ्रूट का बनना, है ना। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, जबकि अगर बोल दिया जाए जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, जबकि जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है। ये इंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो के बनने से, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले बन जाता है। क्यों, क्योंकि
डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिशमेंट देने का काम करता है। इनमें जो मोस्ट कॉमन जो इंडोस्पर्म है कौन है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। इसका एग्जांपल कोकोनट वाटर दिया गया है। इसके पास में बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं जिसको बोलते हैं सिंसाइटियम कंडीशन या मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। इनमें वाइट कर्नल जो होता है वो सेलुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एल्बुमिनस होते हैं, है ना। एल्बुमिनस क्या होते हैं, जिनमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे कैस्टर, कोकोनट। कुछ में एब्सेंट होता है, जैसे नॉन एल्बुमिनस में पी और ग्राउंडनट, है ना। कैस्टर क्या है डाइकोट। जनरली सारे डाइकोट में क्या होते हैं ना, सारे डाइकोट नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकाट क्या होते हैं, इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कैस्टर जो है वो हमारा कैसा है, कैस्टर हमारा है डाइकोट। कैस्टर क्या है ये डाइकोट, लेकिन इंडोस्पर्म रखता है। और ग्राउंडनट पी, और यहाँ पे ऑर्किड, ऑर्किड है हमारा मोनोकोट, ऑर्किड है हमारा मोनोकट, लेकिन है क्या, इसके पास इंडोस्पर्म नहीं होता, तो ये नॉन एल्बुमिनस है। डाइकोट कैस्टर है लेकिन इसके पास इंडोस्पर्म होता है, तो ये इंडोस्पर्मिक है, ये एक्सेप्शन है। एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो उसके पास 2 कोटिलीडन होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल आगे चल के प्लमिल बनाता है, हाइपोकोटाइल बनाता है रेडिकल बनाता है। ये हमको डायग्राम दिया है, ये क्या है, रेडिकल को बतला रहा है। नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रूट कैप, है ना। ये जो है नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ये जो 2 दिखाए गए इनको बोलते हैं कोटिलीडन, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लमिल बोल देते हैं, ठीक। ये तो डाइकोट की थी। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो मोनोकॉट में एक लार्ज सील्ड शेप का कोटिलीडन होता है जिसको स्केटुलम बोलते हैं। ये स्केटुलम जो है कवर होता है कोलियोप्टाइल से। कोलियोप्टाइल क्या है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है। कोलियोप्टाइल क्या है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर है जो सूट बनाएगा। और कोलियोराइजा क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ है जो रूट बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आ सकता है मैचिंग में, किसमें, मैचिंग में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कोलियोप्टाइल का जो शेप होता है, कोलियोप्टाइल कैसा दिखता है, कोलियोप्टाइल हॉलो एंड फोलियर स्ट्रक्चर दिखता है। और कोलियोराइजा क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ होती है, ठीक है। ये हमको डायग्राम दिया गया, ये क्या है, स्केटुलम में। तो ये वाले जो रीजन दिखाए गए इनको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। और ये वाला जो इसको बोलते हैं सूट एपेक्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एपीब्लास्ट बोलते हैं। और ये वाला रीजन जो है इसको रेडिकल बोलते हैं। ये वाला रूट कैप हो गया, सबसे नीचे कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो है रेडिकल की कवरिंग है और सूट की कवरिंग होती है वो हमारी कोलियोप्टाइल होता है। सीड, सीड क्या है, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं। इस सीड के पास सीड कोट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, कोटिलीडन होता है, ठीक है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, नॉन एल्बुमिनस होता है और एल्बुमिनस होता है। नॉन एल्बुमिनस में डाइकोट आ जाते हैं, एल्बुमिनस में वीट, मेज, कैस्टर, बैरिड। कैस्टर क्या है, डाइकोट है, लेकिन क्या है ये एल्बुमिनस है, ठीक है, ओके। माइक्रोपाइलर रीजन में माइक्रोपाइलर सेम रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन के लिए रास्ता होना चाहिए, ठीक। तो माइक्रोपाइलर क्या होता है, सीड में पाया जाता है, क्या कहते हैं, ओविल में भी था, है ना। तो पेरिस्पर्म में क्या होता है कि जो बचा कुचा जो न्यूक्लियस होता है, रेजिडुअल न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। ये इसका जो एग्जाम्पल दिया गया पेरिस्पर्म का, वो ब्लैक पेपर और बीट दिया गया है। ब्लैक पेपर और बीट जो है ये पेरिस्पर्म है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल न्यूक्लियस, इनमें पाया जाता है। डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। सीड जो है उनको बोलते हैं डोरमेंसी कंडीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो इस वाले रीजन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये क्या है, माइक्रोपाइल। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा माइक्रोपाइल है। और ये जो दिखाए गए इनको बोलते हैं कोटिलीडन, कोटिलीडन से। ये वाले जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं सीड कोट। ये क्या है, सीड कोट है, ठीक है, ये क्या है, सीड कोट है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन इसको बोलते हैं कोटिलीडन। ये क्या है, कोटिलीडन, कोटिलीडन्स, ये कोटिलीडन से। इस रीजन को बोलते हैं सूट एपाइकल मेरिस्टम, सूट एपाइकल मेरिस्टम। ये हो गया सूट एपाइकल मेरिस्टम। इसको बोलते हैं क्या, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ये क्या है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, ठीक है। और ये जो इसको बोलते हैं हम रूट टिप बोलते हैं। ये क्या है, रूट टिप है। और ये वाला जो रीजन इसको बोलते हैं, ये जो इसमें पाया गया है इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। ये क्या है, इंडोस्पर्म है, ठीक है, ओके। ये क्या है, सीड कोट है। ये क्या है, इंडोस्पर्म है, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कोटिलीडन। ये क्या है, कोटिलीडन, ओके। ये वाले रीजन को बोलते हैं हम, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। ये क्या है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल है। और इसको बोलते हैं सूट एपाइकल मेरिस्टम। ये क्या है, सूट एपाइकल मेरिस्टम। ये सूट एपाइकल मेरिस्टम हो गया। इसको हम बोलते हैं रूट टिप। ये क्या है, रूट टिप है।
ये हमको दिया गया स्केटुलम का डायग्राम है। स्केटुलम में जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ये क्या है? पेरिकार्प है। इसके अंदर इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये क्या है? एंडोस्पर्म है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केटुलम, स्कुटिलम। ठीक, ये जो कवरिंग है ये हमारा प्लम्यूल है। प्लम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ये है रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रूट डेवलपमेंट में। देखते हैं तो ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है, और जो पेरिकार्प होती है वो ओवरी वाल में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट हो सकते हैं फ्लेसी हो सकते हैं, जो कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में है। ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड। ग्राउंड नट और मस्टर्ड में जो है वो ड्राई फ्रूट पाए जाते हैं, जबकि गुआवा और मैंगो में फ्लेसी फ्रूट पाए जाते हैं। ट्रू फ्रूट होते हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है? अगर केवल ओवरी ही अगर फ्रूट में बदली है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, जैसे मैंगो में। फाल्स फ्रूट होते हैं, इनमें ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एप्पल में थैलमस हो गया, स्ट्रॉबेरी कैसी हो गया, ये सब क्या है? फाल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होते हैं? इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, जैसे बनाना। जो ओल्डेस्ट जो है वो ओल्डेस्ट हमारा जो पॉलन है वो किसका है? लूपिन का है। ओल्डेस्ट पॉलन ग्रेन जो है वो लूपिन का है। इसका पूरा नाम किसका है? लूपिनस आर्किटिकस। ये लूपिनस आर्किटिकस जो है ये आर्कटिक टुंड्रा में देखा गया था। ये कितने साल पुराना है? ये जो लगभग जो है ये 10,000 साल पुराना है। ये 10,000 साल पुराना। फिनोक्सीडैक्टाइलीफेरा जो है ये आर्कियोलॉजिकल जो एग्जीबिशन किया गया था किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। ये जो फिनोक्सीडैक्टाइलीफेरा इसको बोलते हैं डेट पाम। ये क्या है? डेट पाम है, इसको बोलते हैं हम डेट पाम। ये कितने साल पुराना है? ये जो है 2000 साल पुराना है। इसका पॉलन ग्रेन 2000 साल पुराना है। ठीक है, ये हमको दिखाया गया इंडोकार्प, बाहर वाला ये वाला मीजोकार्प हो गया, और ये इसके अंदर जो सीड दिखाए गए हैं ये वाला थैलमस है, इधर ये सीड हो गया। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो हमारा जो डायग्राम है फाल्स फ्रूट का है, ये एप्पल का है। एप्पल का डायग्राम दिया गया, किसका दिया गया? स्ट्रॉबेरी का। ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम दिया गया। अब देखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड फॉर्मेशन हो, सीड बने लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बने तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्टिक जो सीड हैं वो सिट्रस मैंगो हैं। एपोमिक्सिस क्या है? ये होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये मिमिक्री करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एपोमिक्सिस किस तरीके का रिप्रोडक्शन है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल, लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। ठीक है, अब ये जो है कहाँ से निकलते हैं? डिप्लॉइड एग में मियोसिस ना हो, डिप्लॉइड एग में मियोसिस ही नहीं हुई, या तो एम्ब्रियो बन जाए, न्यूक्लियर सेल से बन जाए। पॉलीम्ब्रियोनी जो होता है ये एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हों। मल्टीपल एम्ब्रियोना सीड, अगर एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं तो उसको पॉलीम्ब्रियोनी बोलते हैं, जैसे ऑरेंज में। हाइब्रिड वैरायटी जो होती हैं वो एपोमेक्टिक सीड बनाती हैं। एपोमेक्टिक सीड में क्या होता है? किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन नहीं होता कैरेक्टर का, इस वजह से इनमें पैदावार में भी कोई कमी नहीं होती है ना। तो ये थोड़े हाइब्रिड वैरायटी से थोड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, ये हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को कवर कर लिया। अब देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो ये वाली जो हमको लाइन दिखाएगी इसको यूरेटर बोलते हैं। ये वाला जो लाइन दिखाएगी इसको बोलते हैं, ये जो हमारी थैली जैसी वेसाइकिल जैसी इसको बोलते हैं सेमनी वेसाइकिल, सेमाइनल वेसाइकिल से बोलते हैं। और ये वाला जो इसको बोलते हैं यूरिनी ब्लेडर। और ये जो डक्ट दिखाई गई है हमारी कौन सी है? वासा डिफरेंशिया है। ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये इसका पेन। ठीक है, अब ये क्या है? यूरेथ्रा है। ये जो ग्लांस पेनिस, ये क्या है? फोरस्क्रीन है। ये टेस्टिस, ये स्क्रोटम। अब यहाँ पे छोटी छोटी ग्लैंड दिखाई गई, इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल में पाई जाती हैं, जबकि बार्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं। ये जो इस डक्ट का नाम है इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और तो डायग्राम क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ क्या पॉइंट दिया गया है। जो टेस्टिस होते हैं ये पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? पेल्विस रीजन में है। अब टेस्टिस जो स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन और कौन कौन आते हैं इसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आते हैं, एक्सेसरी डक्ट आती है, ग्लैंड आती है, एक्सटर्नल जेनिटली आती हैं। स्क्रोटम में टेम्परेचर जो होता है पूरी बॉडी का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए वही टेम्परेचर चाहिए बॉडी का, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए। टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है। इसको याद कर सकते हैं कैसे? लेंथ और विड्थ को 2, 3, 4, 5। तो 2, 3 हो गई इसकी क्या? विड्थ, और 4 से 5 क्या हो गई? लेंथ हो गई। ठीक है,
तो इसकी जो लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अब ईच टेस्टिस के पास में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। हर लोब्यूल के पास में 1 से 3 हाईली क्वालिटी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होती है 2 तरीके की सेल से लाइन होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्म बनाती हैं। दूसरी होती है सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं स्पर्म को, है ना। अब इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये होती है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ये ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती हैं। तो क्या करती हैं? एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने का काम करती हैं, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन आती हैं? एक्सेसरी डक्ट में आता है रेटी टेस्टिस आता है, वासा डिफरेंस आता है, एपिडिडायमिसिस आता है, और क्या आता है? वास डिफरेंस, फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो रेटी टेस्टिस से वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया से इजैकुलेटरी एपिडिडायमिसिस, एपिडिडायमिसिस से वासा डिफरेंस, और वासा डिफरेंस से जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। पेनिस जो एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, और ग्लैंड्स पेनिस ये जो फॉरस्किन से कवर्ड होता है। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आती हैं? एक पेयर सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक पेयर बल्बोयूथर ग्लैंड होती हैं। तो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स 2 नंबर में, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 नंबर में, और ये हमारी कैसी होती हैं? 2 नंबर में, है ना। तो या फिर 1 पेयर बोल सकते हैं। ये 1 पेयर है, ये भी 1 पेयर है, ये क्या सिंगल होती है। सेमाइनल जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम होते हैं। बल्बोयूथर ग्लैंड का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? ओवरी, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड आती हैं, ठीक है। अब ओवरी क्या करती है? ओवम को प्रोड्यूस करती है और ओवेरिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। ओवेरिन हार्मोन कौन कौन? एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ईच ओवरी, उसकी ओवरी की जो लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ईच ओवरी जो होती है एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है ना, जो क्या करता है? ओवेरिन स्टोमा को इनक्लोज करता है। स्टोमा जो है उसके पास 2 रीजन होते हैं, आउटर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, है ना। तो स्टोमा के पास 2 रीजन होता है, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के पास में 3 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस होता है। तो क्या क्या होता है? इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस होता है। इनफंडिबुलम के पास में फिम्बरी होती हैं, जिस फिम्बरी का काम क्या है? ओवम को कलेक्ट करना। यूट्रस को उम्ब बोलते हैं जो कि सिंगल होता है, पियर शेप होता है, ये वेजाइना में ओपन हो जाता है थ्रू सर्विक्स। यूट्राइन लेयर अगर देखी जाए तो उसके पास 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम, मिड वाली लेयर का नाम होता है मायोमेट्रियम, अंदर वाली लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहते हैं? ओके, सर्विक्स और वेजाइना को मिला के बोल दिया जाता तो उसको बोलते हैं बर्थ कैनल। तो बर्थ कैनल कौन बनाता है? बर्थ कैनल बनाता है सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये जो होती हैं बर्थ कैनल बनाती हैं। अब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के हमको पार्ट दिखाए गए हैं, ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाए गए हैं, तो इनको बोलते हैं हम फिम्बरी बोलते हैं। ये ओवरी दिखाई गई, ये क्या है? इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये स्थमस है। एम्पुला ही रीजन क्या होता है? यही फर्टिलाइजेशन का एरिया होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन में। पेरीमेट्रियम जो होता है ये मेम्ब्रेनियस होती है। मायोमेट्रियम जो होती है स्मूथ मसल्स होती हैं, ये डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। इंडोमेट्रियम जो होती है ग्लैंडुलर लेयर होती है, इनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में इसमें डिग्रेडेशन होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन क्लाइटोरिस आते हैं। अब जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये क्या है? कुशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो क्या है? कुशन ऑफ फैटी एसिड। लेबिया मेजोरा जो है फ्लेसी फोल्ड होता है टिश्यू जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो है एक पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का जो लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है। लेबिया माइनोरा जो है लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, एक ये जो है पेयर्ड फोल्ड टिश्यू का होता है। लेबिया मेजोरा जो है फ्लेसी फोल्ड टिश्यू है, ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। हाइमन क्या है कि एक कवरिंग होती है जो वेजाइना को पार्सली कवर करती है, ठीक है। कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइनल पार्सलिटी। क्लाइटोरिस जो टीनी फिंगर लाइक होती हैं जो टू लेबिया माइनोरा के ऊपर जंक्शन पे लाइक करती है, ठीक है। तो कहाँ पे लाइक करती हैं? कि 2 लेबिया माइनोरा ऑफ अपर जंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे हमको डायग्राम में क्या दिया गया? ये जो दिया गया इसको बोलते हैं फैट, ये जो है इसको बोलते हैं मेमरी लोब, तो ये जो दिखाया गया इसको बोलते हैं मेमरी एल्वियोलस। ये क्या है? मेमरी डक्ट। और ये क्या दिखाया गया? मेमरी एम्पुला। ये जो है लेक्टिफेरस डक्ट, फिर निपल से सकआउट कर दिया जाता है। ये क्या है? इसका एरियोला है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया ये हमारी मसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। और ये वाली जो है हमारी क्या है? मसल्स हैं रिब्स के बीच में। रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। ये हमको रिब्स दिखाई गई। तो अगर इसका अगर पाथ देखा जाए तो पाथ क्या होगा? इसका पाथ अगर देखा जाए तो सबसे पहले लोब से एल्वियोलस, एल्वियोलस से डक्ट, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट, फिर लेक्टिफेरस डक्ट से निपल से सकआउट कर लिया जाता है, ये ठीक है। तो क्या कहते हैं कि लगभग ठीक 15 से 20 लोब होते हैं,
है ना। टोटल मेमोरी लोब कितने होते हैं? 15 से 20। मेमोरी लोब कितने हैं? 15 से 20 नंबर में होते हैं। हर मेमोरी लोब में क्या होते हैं? एल्वोलाई पाई जाते हैं। एल्वोलाई को यहाँ पे बोला गया है क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स बोलते हैं एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई को, ठीक है। एल्वोलाई को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्या है? तो एल्वोलाई जो है मेमोरी टिब्यूल में ओपन होती है। एल्वोलाई जो है ये मेमोरी टिब्यूल में ओपन होती है और मेमोरी टिब्यूल से डक्ट में जाती है, डक्ट से एम्पुला में, एम्पुला से इलेक्टिव फेरेस डक्ट में, इलेक्टिव फेरेस डक्ट से इस तरीके से सकआउट कर दिया जाता है। फिर यहाँ से क्या होगा? निप्पल के थ्रू सकआउट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पाथ हो गया। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रास्ता क्या है, ये सब इसका काम हो गया। यहाँ पे बोला है फिमरी का काम क्या होता है। फिमरी का काम क्या है? टू कलेक्ट द ओवा, टू कलेक्ट द ओवा, ठीक। ओवा को कलेक्ट करने का काम करता। ये हमको गैमेटोजेनेसिस दिखाई गई है। गैमेटोजेनेसिस में क्या है हमको? ये हमको दिखाया गया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। प्यूबरिटी के समय देख रहे हैं, ठीक है। एट प्यूबरिटी, प्यूबरिटी के समय स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है? माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस। डिफरेंशिएशन होता तो क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होता है। तो क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बनता है। इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से क्या? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती है। माइटोसिस हुआ तो हमारा क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला, तो स्पर्मेटोसाइट भी, क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड हो गई। पहला मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन हुआ, क्रोमोसोम आधे हो गए। तो ये कैसी होगी? सेकेंड स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो स्पर्मेटिड से अगर स्पर्मेटोजोआ बनता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोल देते हैं। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। अब देखा क्या दिखाया? स्पर्मेटोगोनिया जो होती है डिप्लॉइड होती हैं, माइटोसिस होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हुई लिखा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मिएशन क्या होता है? कि सर्टोली सेल का स्पर्म का रिलीज होना, है ना, कि सर्टोली सेल से स्पर्म का सेमिनिफेरस टिब्यूल में रिलीज होना, ये क्या होता है? स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे यही पॉइंट दिखाए गए हैं, ठीक। तो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुआ तो क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ तो क्या बना? 4 स्पर्मेटिड बन गए जो कि हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मिएशन क्या होता है? कि सर्टोली सेल का स्पर्म का सेमिनिफेरस टिब्यूल में रिलीज होना, स्पर्मिएशन है। अब प्यूबरिटी के समय में ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ही स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो इस समय क्या होगा? जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो जो LH होता है वो लेडिक सेल पे काम करता है, याद कर सकते हैं। इसमें भी L है, लेडिक में भी L है तो LL हो गया। FSH में S है, सर्टोली में भी S है, तो LH किस पे काम करेगा? लेडिक सेल पे। FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। तो LH जब लेडिक सेल पे काम करता है तो क्या करता है? एंड्रोजन को सिक्रेट कराता है। एंड्रोजन क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को चालू करा देते हैं। FSH जब सर्टोली सेल पे काम करता है तो सर्टोली सेल क्या करेगी? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर की ज़रूरत है उनको क्या करेगी? उनको बनाएगी। अब अगर बोल दे कि ये FSH और LH कहाँ से निकलते हैं तो रिलीज फ्रॉम, तो कहाँ से होते हैं? रिलीज फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी। ये एंटेरियर पिट्यूटरी एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। एडिनो, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये हमारा ये क्या है? बाहर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं एक्रोसोम, है ना। ये क्या? इसका न्यूक्लियस है, इसके पास क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा, है ना। ये इसका हेड दिया गया है, ये इसका नेक रीजन है, यहाँ पे मिडिल पीस है। इनको ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया दी गई जो कि एनर्जी होती हैं, एनर्जी सोर्स होती हैं स्विमिंग के लिए। टेल है तो ये कैसा मूवमेंट करता है? इस पर फ्लेजिलर मूवमेंट, फ्लेजिलर मूवमेंट करता है, मूवमेंट, ठीक, फ्लेजिलर मूवमेंट करेगा। अब इसका अगर पार्ट देखा जाएगा, इसके पास हेड होता है, हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस आता है, नेक होती है, मिडिल पीस होती है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और टेल होती है, ठीक है। एक्रोसोम के पास में ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम होते हैं, इसके पास में ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में मोटिलिटी के लिए एनर्जी देती है,
और एक इजेकुलेशन के दौरान में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिनमें से 60% नॉर्मल शेप के होते हैं, जिनमें से 60% नॉर्मल शेप साइज के होते हैं, और 40% जो होते हैं उनकी मोटिलिटी क्या होती है, विगरस होती है ना। तो क्या बोल सकते हैं, विगरस मोटिलिटी, विगरस मोटिलिटी, विगरस मोटिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम में क्या दिया गया हमको, यहाँ पे बताया गया ये क्या है, ऊगोनिया है। ये क्या है, ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया है। ऊगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ऊगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस। ऊगोनिया में माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, उससे क्या बना, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बना। फिर प्राइमरी oocyte में क्या होगा, पहला मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, ये कब कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, प्रायर टू ओवल्यूशन लिखा है। ये कब कंप्लीट होगा, प्रायर टू ओवल्यूशन कंप्लीट होता है, ओवल्यूशन से जस्ट पहले कंप्लीट होता है। तो इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो करके क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है। सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है, ओवम बनता है, और इधर हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। जब सेकेंडरी oocyte बन रही होती है तो एक पहली पोलर बॉडी कब बनती है, जब सेकेंडरी oocyte बनती है। दूसरी पोलर बॉडी कब बनती है, जब ओवम बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में क्या होती हैं, प्राइमरी oocyte बनती हैं। ठीक है, प्यूबरिटी के समय में क्या होती हैं, सेकेंडरी oocyte बनती हैं, और ये हमारा जो एडल्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक, तो यहाँ पे oogonia डिप्लॉयड होती हैं, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होती है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड होती है, और ओवम भी हैप्लॉयड होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, oogonia डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस फर्स्ट हुआ एम्ब्रियो में, तो क्या बना, प्राइमरी oocyte बनती है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte जो है ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है। तो प्यूबरिटी के समय में प्राइमरी oocyte में क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने से क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte बनती है, और एक पोलर बॉडी बनती है। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रायर टू। ठीक, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होती है, इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, है ना, आफ्टर नहीं होगा, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है, क्या बनाता है, ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो फॉलिकल डेवलपमेंट होती है इनमें प्रीमोर्डियल, फॉलिकल कैसे बनेगी, सबसे पहले प्रीमोर्डियल बनेगी, फिर प्राइमरी बनती है, फिर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्सरी बनती है, फिर जाके ग्रेफिन फॉलिकल बनती है। अब ओवल्यूशन में क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होती है और वहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। अब यहाँ से बोल सकता है सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट करती है, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है केवल प्राइमेट में चलती है, और जो ये प्राइमेट में होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेटा में ऊस्टर साइकिल होती है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है। इसमें फेजेज कौन कौन आती हैं, इनमें जो फेजेज आती हैं, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल क्या होती है, 3 से 5 दिन की होती है। इसमें एंडोमेट्रियम सेट करती है। फिर आती है फॉलिकुलर, या उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। इनमें फॉलिकल डेवलप होती है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवल्यूशन के समय में LH और FSH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो ओवल्यूशन जो होती है 14th डे पे होता है। ल्यूटेल फेज में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनता है, फिर कार्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। अब जब तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करके, कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, डिजनरेट होकर के क्या बना देगी, उसका दोबारा मेंस्ट्रुएशन फिर चालू हो जाएगी। ये कहानी होती है। अब यहाँ पे बोल सकता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी 2 पीक वैल्यू मिलती है, एक ये रही, ये तो हमारी केवल प्रोजेस्टेरॉन की। 2 पीक वैल्यू किसकी है, एस्ट्रोजन की, एक ये रही और दूसरी ये रही। तो एस्ट्रोजन की क्या होती है, 2 पीक वैल्यू होती है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, ओवल्यूशन के समय किसका लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, LH और FSH का लेवल बढ़ता है। ये फर्टिलाइजेशन इन इम्प्लांटेशन। और जो ये हमको यहाँ पे जो सेल दिखाएगी उनको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, ये ओवम है। और इसकी जो लेयर होती है, ओवम की जो लेयर, सेकेंडरी oocyte की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस स्पेस का नाम होता है, इसको बोलते हैं प्री विटिलाइन स्पेस। ये क्या है, प्री विटिलाइन स्पेस। ये क्या है, प्री विटिलाइन स्पेस है। ठीक है, अब देखते हैं कपुलेशन जब होगा तो इंसेमिनेट जब करेगा तो जब स्पर्म ओविडक्ट के एम्पुलर रीजन में जब पहुंचता है तो वहीं पे होता फर्टिलाइजेशन ओनली। अगर ओवम और स्पर्म जो है एम्पुलरी रीजन में मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक स्पर्म जो है जब जोना पेलुसिडा को बाइंड करता है तो यहाँ पे होता है क्रोमोसोमल रिएक्शन।
और ओवम में एंट्री कर जाता है। और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है जाइगोट बनने में, ठीक है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई जाइगोट यानी डिप्लॉइड बनने में, ठीक। अब सेक्स डिटरमिनेशन, अगर XX है तो लड़की होगी, अगर XY है तो लड़का होगा। डिपेंड करता है कि स्पर्म कैसा है, ठीक है, XX है या XY है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया, ये वाला जो है ये जाइगोट है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये जाइगोट का दिखाया गया है, ठीक है, ये जाइगोट है। जाइगोट के बाद में अगला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये वाला, ये जो है ब्लास्टोमेर के दिखाए गए। ये सब क्या है, ये ब्लास्टोमेर है। डी क्या है, ब्लास्टोमेर है। ये हमको ई क्या दिखाया गया, मोरुला दिखाया गया है। फिर क्या हुआ, F क्या दिखाया गया है, मोरुला से क्या बनता है, आगे चल करके ब्लास्टोसिस्ट हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये हमको इसका डायग्राम है ग्रोविंग एम्ब्रियो का। तो यहाँ पे क्या है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज से 2, 4, 8, 16 सेल मोरुला बनता है, फिर वो चल के ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है जब इम्प्लांट हो जाता है तो बाहर पीथ लेयर जो होती है ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, और अंदर जो है इनर सेल मास होती है जो आगे चल करके एम्ब्रियो वगैरह बनाएगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो इंडोमेट्रियम के साथ में अटैच्ड हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है जब इंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू। जब कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जब मिलते हैं तो बनाता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि गैस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एक्सचेंज करना। ये HCG, HPL, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, ठीक है। रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो ओवरी से सिक्रीट किया जाता है ना, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीटेड बाई ओवरी, ये ओवरी से सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। HCG, HPL, रिलैक्सिन जो है जो ओमेन में प्रेगनेंसी के दौरान में ही सिक्रेट की जाते हैं। इनर सेल मास जो होता है बनाता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में तीनों लेयर बनाता है, ठीक। और इसी इनर सेल मास के पास ही स्टेम सेल होती हैं, ठीक। अभी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम हो सकता पूछ लें। तो इसको बोलते हैं कैविटी ऑफ यूट्रस। ये क्या है, यॉक सैक है। ये जो हमको दिखाया गया ये हमारा क्या एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये क्या है, प्लग म्यूकस इन सर्विक्स, ठीक। ये क्या दिखाया, ये क्या है, अम्बलाइकल कॉर्ड है, अम्बलाइकल कॉर्ड विद वेसल्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कब क्या बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, हार्ट बनता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है। दूसरे मंथ में क्या बनता है, लिम्स डिजिट बनती हैं, लिम्स एंड डिजिट बनती हैं सेकेंड मंथ में। थर्ड में क्या बनता है, आर्गन बनते हैं, ठीक है, आर्गन बनते हैं और जेनेटिलिया बनने लगते हैं, जेनेटिलिया बनने लगते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट है ना, क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मोमेंट होता है और क्या होते हैं, हेयर आ जाते हैं, ठीक है। सिक्स मंथ में आईलिड और आईलेसेज सेपरेट हो जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं। 9 मंथ में क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड, 9 मंथ में फुल्ली डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी या बेबी। ये कैसा होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये होता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, फिर एक्सपल्सन ऑफ द बेबी हो जाता है, ठीक। लैक्टेशन के समय में, प्रेगनेंसी के एंड में लैक्टेशन शुरू हो जाता है। जो पहला मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये एंटीबॉडी में रिच होता है। कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है। और जो IgM होती है वो मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgM क्या है, क्रॉसेज प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है कि जो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशली पूरी तरीके से फिट हो उसको आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी बोलेंगे। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन और हेल्दी इंटरेक्शन इंक्लूड किया जाता है। इंडिया जो है सबसे पहला देश बना, इसने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में लॉन्च किया, ठीक है। करंट नेम जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का अब कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये क्या करता है, अवेयरनेस देता है, इसके द्वारा प्रिंट के द्वारा, ऑडियो विजुअल मीडिया, पेरेंट्स, टीचर, NGO वगैरह के दौरान में। सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में है क्या करती है, मिथ और मिसकंसेप्शन को हटाने में हेल्प करती है। अब बात आती है कि वाई इज सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन एडोलसेंट। इसका क्या करती है, फोकस एरिया जैसे सेफ सेक्स, STD, एड्स, हाइजीन्स, पोस्ट नेटल केयर, फैमिली चाइल्ड इक्वलिटी।
टैकलिंग सोशल इविल्स में पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन, सेक्स अब्यूज, फीमेल फर्टिसाइड्स। लीगल जो है एक टेक्निक है जिसका नाम एम्नियोसेंटेसिस है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन यूज किया जाता है। इससे क्या हुआ, इसको बाद में क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि इससे क्या होने लगी, फीमेल फर्टिसाइड ज़्यादा बढ़ने लगी। सहेली क्या है कि नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो लखनऊ में CDRI के द्वारा बनाई गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इधर देखिए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी और इंडिया में 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस डे के समय। और 2000 जो है 2000 में 6 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और इंडिया की जो थी 2000 में लगभग 1 बिलियन के आसपास थी। और 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन थी, जबकि इंडिया में 2011 में मई में लगभग 1.2 बिलियन थी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, डेथ रेट कम होना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना, रिप्रोडक्टिव एज का बढ़ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसको जो मेराइजिंग इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि इसमें मैरिजेबल एज जो है वो बढ़ा दिया जाए, फीमेल के लिए 18 साल कर दी गई और मेल के लिए 21 साल। ठीक है, स्मॉल फैमिली को इंसेंटिव दिया जाए, यानी कि कंट्रासेप्टिव को प्रमोट किया जाए, हमारे दो। ठीक है, अब आइडियल कंट्रासेप्टिव का करेक्टर, ये यूज़र फ्रेंडली होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, इफेक्टिव होता है और रिवर्सिबल होता है। इसके सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं। ये जो है सेक्सुअल एक्ट में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करता। टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, एक होता है नेचुरल में आते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है 10 to 17 डे के बीच में क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, दूसरा जो है विड्रॉल मेथड, इसमें क्वाइटस इंटरप्टस, इसमें मेल क्या करता है, इजैकुलेशन से पहले पेनिस को इजैकुलेट निकाल लेता है। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, ये 6 मंथ के लिए इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये क्यों, इस समय जो है पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग फुल्ली चल रही होती है, इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। ठीक है, बैरियर मेथड में कौन कौन आते हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक देते हैं। इसमें कंडोम्स, मेल के लिए नहीं होती, फीमेल कंडोम्स भी होते हैं। ठीक, ये क्या डिस्पोजेबल हैं, प्रोटेक्ट करते हैं STI और एड्स से। डायफ्राम में कौन कौन आते हैं, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, वाल्स हो गया, ये सब क्या है, रबर बैरियर होते हैं जो फीमेल ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये स्पर्मीसाइकल होते हैं, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, ये जो हैं डॉक्टर के द्वारा यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग, तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आ जाते हैं। लिप्स लूप क्या करते हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, है ना, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375। ये इनका काम क्या है, स्पर्म की कॉपर रिलीजिंग का काम क्या है, कॉपर का काम स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देना और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी घटा देना। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग में 2 ही हैं, LNG, प्रोजेस्ट्राजेड। ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में अनसुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना, ताकि वहाँ पे इम्प्लांट ना हो सके। हॉस्टाइल सर्विक्स जो है, हॉस्टाइल फॉर स्पर्म ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार आने के चांस हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है, प्रोजेस्ट्रोजन केवल हो सकता है, या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में हो सकता है। इसको 21 डेज तक लिया जाता है, फिर जो है गैपिंग की जाती है, फिर 1 से 5 के बीच में गैपिंग करके फिर 1 से 5 के बीच में फिर दोबारा चालू कर दी जाती है। सहेली जो नॉन स्टेरॉइडल है, ये वंस अ वीक के लिए हफ्ते में 1 गोली खाई जाती है। ठीक, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट होते हैं। ठीक, ये हमको इम्प्लांट दिया गया है डायग्राम। तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इम्प्लांट जो हैं ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, ये ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन दोनों को रोकते हैं। इम्प्लांट जो हैं ये ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन दोनों को रोकते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में जो है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया गया विदिन 72 आवर्स में, तो उसमें हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है सर्जिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन आता है, ये टर्मिनल और परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, एक होती वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। वैसेक्टोमी जो है मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में कराई जाती है। ठीक है, ये हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये जो है यहाँ पे क्या है, वास डिफरेंस को कट कर दिया गया है और टाइट बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया ये फैलोपियन ट्यूब को टाइटली बांध दिया गया कट करने के बाद। MTP क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं इंटेंशनल एबॉर्शन या इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो फुल टर्म प्रेगनेंसी के पहले इसको क्या किया जाता है, एबॉर्ट करा दिया, इसको बोलते हैं इंटेंशनल एबॉर्शन या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक, ये क्या लगभग क्या बोलते हैं, पूरे 1 साल में पूरे वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन MTP कराई जाती है। ठीक है, अब ये इंडिया में लीगल कब हुआ, 1971 में, और MTP का जो 2nd अमेंडमेंट आया वो 2017 में आया। MTP क्या किसको ग्राउंड करती है, जैसे MTP कब कराई जाती है, ये मदर्स लाइफ जब रिस्क हो, मदर की लाइफ को खतरा हो, या तो किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी पाई जाए फीटस में, तब जो है MTP लीगल है, अदरवाइज इलीगल है।
ये और किस में कराई जा सकती है, या प्रेगनेंसी जो रेप या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुआ हो, ठीक है। तो ये जो होती है MTP जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले के 3 महीने के अंदर अंदर सेफ होती है, ठीक। ये अप टू 12 वीक बोलें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलें या 3 मंथ बोलें, ठीक। एक होती है एमनियोसेंटेसिस, इसका मिसयूज़ किया गया। इसमें क्या हुआ, फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ने लगी, तब जाके इसको क्या हुआ, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनको वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। कॉमन STI कौन है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स और ट्राइकोमोनियोसिस। अब यहाँ पे क्या है, ट्रिपल H से हम एक चीज़ याद कर सकते हैं, ट्रिपल H से, तो एक S से क्या हुआ, हर्पीज, इसको याद कर सकते हो, हर्पीज यानी जेनाइटल हर्पीज, ठीक है। एक हो गया यहाँ पे हर्पीज हो गया, एक से हो गया HIV, एक S से हो गया हेपेटाइटिस बी। ये तीनों जो बीमारियां हैं कैसी हैं, ये इनक्यूरेबल या नॉन क्यूरेबल हैं, ये नॉन क्यूरेबल है, ठीक है। अब इनका जो ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, नीडल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या प्लेसेंटा से होता है। वही लिखा हुआ आल, सारे क्यूरेबल हैं, सारे क्यूरेबल आल एक्सेप्ट HIV, हर्पीज और हेपेटाइटिस। ये 3 यानी ट्रिपल H को छोड़ के बाकी सारे क्यूरेबल हैं, HIV, हर्पीज और हेपेटाइटिस क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। अब सिम्टम्स और प्रिवेंशन, तो अगर अर्ली सिम्टम्स हैं तो क्या क्या होगा, इसमें STI में ईचिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगा। शुरुआती समय में इसमें फीमेल्स में एसिम्प्टोमेटिक होता है, किसी भी तरीके का सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, PID, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अननोन पार्टनर से अवॉइड करना चाहिए, है ना, कंडोम्स का यूज करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो मेडिकल हेल्प तुरंत लेनी चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या है, अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस किया जाए लगभग रेगुलर जो है 2 साल तक, फिर भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसका कारण क्या होता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कंजेनाइटल भी हो सकता है, या तो डिजीज हो, या तो ड्रग रिलेटेड, या तो ड्रग एडिक्टेड हो, या तो कोई इम्यूनोलॉजिकल क्या कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट हो, उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी होती है। तो इसके लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक होते हैं जहाँ पे इनकी डायग्नोसिस की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए अब देखते हैं ART क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनमें क्या है, IVF बोलें, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ET क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। जिफ्ट क्या है, जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर जाइगोट जो है अगर 8 सेल से कम है, कम अगर है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर 8 सेल से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो है तो उसको हम यूट्रस में डायरेक्ट डालते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। गिफ्ट क्या है, इसमें क्या करते हैं, डोनर से ओवम को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डोनर से ओवम को कलेक्ट किया जाता है और दूसरी फीमेल के ट्यूब में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें डायरेक्ट स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। AI या IUI ये क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या कहते हैं, इसमें सीमेन को डायरेक्ट भिजाने यूट्रस में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से और पॉइंट देख लेते कुछ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कंप्लीट वेल बीइंग होनी चाहिए सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में। इंडिया में लॉन्च किया गया RCH फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। अर्ली कंट्रासेप्टिव जो होते हैं, जैसे कंट्रासेप्टिव के तौर पे नेचुरल, बैरियर, IUDs, पिल्स, सर्जिकल हो सकते हैं। MTP लीगल है मेडिकल ग्राउंड्स के रिस्पेक्टेड में। STI जो है ये मेजर खतरा है, इसमें इसको मोस्टली इसको प्रिवेंटेबल किया जा सकता है और इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। ART क्या है, ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे हो सकते हैं और लिमिटेड हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट कर ली। अब हम लोग चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या दिया गया है, जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस क्या होता है कि कुछ ट्रेट जो हैं वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिट करना, यानी इस प्रोसेस का नाम इनहेरिटेशन। लेकिन कुछ ऑफस्प्रिंग या सिबलिंग जो होती हैं वो पेरेंट्स से डिफ़र करती हैं, उस डिफरेंस का नाम है वेरिएशन। ह्यूमंस जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज़ करता था, जिससे क्या होता था, डिजायरेबल ट्रैक्ट को इन्हेंस करता था। तो पंजाब में साहिवाल काऊ जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन से बनाई गई। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, कब से कब, 1856 से 1863 तक। मेंडल ने जो है गार्डन पी का यूज किया, पाइसम सटाइवम। क्यों यूज किया, क्योंकि इसको आसानी से ग्रो कराया जा सकता है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, शॉर्ट जनरेशन टाइम है, इसमें क्लियर कट कंट्रास्टिंग ट्रेड को स्टडी किया जा सकता है, ये इसको सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी और 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर का यूज किया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्टेम का 1 करेक्टर था, फ्लावर का 2 करेक्टर था, पॉड का 2 करेक्टर था, सीड का 2 करेक्टर था। तो स्टेम की हाइट थी, टॉल क्या था, डोमिनेंट था, डॉर्फ रिसेसिव था, फ्लावर कलर में वायलेट जो है डोमिनेंट था, वाइट रिसेसिव था, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव, शेप में फोर्ड शेप में क्या था,
इन्फ्लेटेड डोमिनेंट, इसमें पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट, और सीड शेप में राउंड डोमिनेंट, और सीड कलर में येलो डोमिनेंट। तो कहानी यहाँ से गड़बड़ होती है कि जो पॉड का कलर है वो ग्रीन होता है और सीड का जो कलर होता है वो येलो होता है। सीड का कलर येलो डोमिनेंट है और पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है। मेंडल ने जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को देखा, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ कि कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट को आपस में क्रॉस कराया। जब इसका आपस में जब क्रॉस कराया तो पहली जो जनरेशन मिली सारे के सारे प्लांट थे, लेकिन वो हाइब्रिड टॉल थे, ठीक है। और जब F1 जनरेशन का हमने क्या किया, सेल्फिंग कराई, तो जो F2 जनरेशन में मिला उनमें से 3 टॉल थे, 1 डॉर्फ था। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या पाया गया, 3:1 पाया गया। लेकिन जो जीनोटिपिक था वो 1 प्योर टॉल था, 1 प्योर डॉर्फ था, और 2 जो थे वो हाइब्रिड टॉल थे। तो इसमें क्या है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों अलग अलग हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2:1 है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है ना। क्या कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी भी तरीके की ट्रैक्ट की ब्लेंडिंग नहीं हुई, मतलब इसमें डिस्क्रीट इनहेरिटेंस पाया गया, ठीक है, इसमें डिस्क्रीट इनहेरिटेंस पाया गया। अब जो डोमिनेंट ट्रैट है वो कैपिटल टी क्या करता है, इस रिसेसिव ट्रैट यानी स्मॉल टी के करेक्टर को मास्क कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 होता है। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। अब डेफिनेशन क्या, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा। जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं। एलील्स क्या होते हैं, सेम जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो कंट्रास्टिंग करेक्टर यानी कि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, यानी कैपिटल टी जो है डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल टी रिसेसिव को बतलाती। होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी सब होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या हो सकता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या होता है, जो ऑब्जर्वेबल जो ट्रैट होते हैं फिनोटाइप, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो जीनोटाइप होता है। पनेट स्क्वायर जो है ये रेजिनाल्ड सी पनेट जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश जेनेटिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाया गया। ये इन्होंने एक टूल दिया जिससे हम जेनेटिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी डॉर्फ है। इनकी जब सेल्फिंग कराई गई तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या मिले, ऑल टॉल मिले, सारे के सारे टॉल प्लांट मिले, ठीक है। जब इनकी जब सेल्फिंग कराई गई ये हमारी जो F2 जनरेशन में, तो इनमें क्या मिले, हमको जो रेशियो मिला वो इनमें से कुछ 3 पार्ट जो थे, 3 प्लांट टॉल थे, 1 पार्ट डॉल्फ था। तो इनका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था, ठीक है। अब यहाँ से टेस्ट क्लास देखते हैं। टेस्ट क्लास क्या होता है कि अगर हम डोमिनेंट फिनोटाइप का रिसेसिव जीनोटाइप के साथ में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हेट्रोजाइगस प्लांट, ठीक है। अब टेस्ट क्लास क्या होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप का रिसेसिव जीनोटाइप के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो होता है टेस्ट क्लास, है ना। तो टेस्ट क्लास में क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप और रिसेसिव जीनोटाइप, है ना। डोमिनेंट फिनोटाइप रिसेसिव जीनोटाइप का हम क्रॉस कराते हैं, ठीक। अब क्या कहते हैं कि अगर 50% टॉल 50% डॉर्फ मिलते हैं तो जो टेस्टेड प्लांट होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, यानी स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी होगा। तो इस तरीके से हम इसका जो है टेस्ट क्रॉस का यूज़ किस वजह से करते हैं, किसी भी प्लांट का अननोन जीनोटाइप पता लगाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित जो लॉ हैं वो एक मोनोहाइब्रिड, एक डाई हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड पे बेस्ड है 2, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो डाई हाइब्रिड है उस पर बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जो करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो डिस्क्रीट यूनिट होती है उनको फैक्टर मेंडल ने कहा, बाद में इन्हीं को जीन्स के नाम से जाना गया। फैक्टर जो होते हैं पेयर में पाए जाते हैं, एक फैक्टर डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। और जो होमोजाइगस केवल डोमिनेंट होगा, क्या कहते हैं, रिसेसिव जो डोमिनेंट होता है वो कब किस में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या, एलील सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान में। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान में एलील सेग्रीगेट होते हैं, इसमें भी किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं होती। गैमीट के पास में केवल एक एलील हो सकता है, उस पेयर में से 2 में से कोई एक एलील हो सकता है। होमोजाइगस पेरेंट में सारे गैमीट सेम होते हैं। हेट्रोजाइगस पेरेंट में 2 तरीके के गैमीट होते हैं, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, ठीक है। एक हमारे पास में फिनोमेना जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को बोलते हैं एंटीराइनम मेजस, है ना, एंटीराइनम स्पीसीज है, ठीक। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, पेरेंट जो है वो कैपिटल आर रेड है, और रेड और वाइट फ्लावर की किया गया, क्रॉसिंग की गई। तो F4 जनरेशन में सारे के सारे पिंक मिले, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, या तो रेड मिलना चाहिए था या तो वाइट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या मिले, सारे के सारे पिंक मिले। और जब इनकी जब सेल्फिंग कराई गई, जब F1 जनरेशन के प्लांट की जब सेल्फिंग कराई गई तो हमको क्या मिला कि हमको कुछ अलग तरीके के देखने को मिला। यहाँ पर सारे पिंक मिले और यहाँ पर रेड होना चाहिए था, वाइट होना चाहिए था, और साथ में पिंक भी मिला। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो है और जीनोटाइप रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है। कितना होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है, अगर स्टार्च ग्रेन साइज को अगर कंसीडर करते हैं, शेप को नहीं, अगर स्टार्च ग्रेन साइज को अगर कंसीडर करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है।
दूसरा एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंस, ये डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो एक एलील है, एक जीन है आई जीन, उस आई जीन के 3 एलील हैं, एक है स्मॉल आई, एक है कैपिटल आई ए, एक है कैपिटल आई बी है। तो यहाँ पर आई ए और आई बी जो हैं, यानी कि यहाँ पर जो आई ए है, यहाँ पे जो है वो आई ए और आई बी दोनों क्या है, कोडोमिनेंट हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आई क्या है, वो रिसेसिव है। तो अब क्या कहते हैं, अगर पेरेंट्स आई आया, दूसरे पेरेंट्स आई ए, तो आई ए क्या करेगा, ब्लड ग्रुप ए देगा, आई ए आई बी ए बी देगा, आई ए और आई जीरो क्या देगा, ए दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर ए ब्लड ग्रुप है यानी कि आई ए आई बी है तो ए बी देगा, आई बी है तो बी हो जाएगा, आई बी आई जीरो है तो बी होगा, जीरो जीरो है तो ओ हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको यहाँ से ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप वो कितने होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप अगर देखा जाए, फिनोटाइप देखा जाए तो 4, तो 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में होता है। अगला क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक तो डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है। इसमें नॉर्मली जो है एक इंडिविजुअल के पास 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आई जीन है, आई जीन के पास में 2 से ज़्यादा एलील हैं। तो क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल के पास केवल 2 एलील होने चाहिए, इस वजह से कोई किसी के साथ जा सकता है। तो मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। पीलियोट्रोपी क्या होता है, जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। पीलियोट्रोपी क्या है कि जब एक जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं पीलियोट्रोपी। पीलियोट्रोपी का एग्जांपल दिया गया फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन 2 जगह है, एक तो डाउन सिंड्रोम में है, दूसरा फिनाइलकीटोनुरिया में है। इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा, फिनाइलकीटोनुरिया में लाइट पिगमेंटेशन होगा, हेयर लॉस होता है, इसमें भी हेयर लॉस होगा, है ना, मेंटल रिटार्डेशन होता है। ये सब क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया के एग्जांपल है। फिनाइलकीटोनुरिया किसका एग्जांपल है, पीलियोट्रोपी। पीलियोट्रोपी क्या होता है, इसमें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस तो डाई हाइब्रिड का क्रॉस जो है, एक होता है यहाँ पे सीड शेप और सीड को कलर, यानी कि सीड शेप और सीड कलर का क्रॉस किया गया है। तो यहाँ पे सीड का शेप जो डोमिनेंट है वो राउंड है और सीड का जो शेप डोमिनेंट हो कौन है, येलो है। और रिसेसिव में कौन है, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो सीड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड ग्रीन जो सीड है वो रिसेसिव है। यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई ये हैं। इनकी जब सेल्फिंग कराई गई तो क्या मिले, सारे राउंड येलो मिले, लेकिन कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे। ये हमारी F1 जनरेशन में, जब F1 जनरेशन का जब आपस में जब क्रॉस कराया गया तो हमको कुछ अलग तरीके की देखने को मिला। जो इसमें देखने को मिला वो जो राउंड येलो थे, राउंड येलो पाए गए 9 रेशियो में। और जो राउंड ग्रीन थे वो 3 पाए गए। और जो रिंकल्ड येलो जो थे वे भी 3 पाए गए। जो रिंकल्ड ग्रीन जो थे वो क्या पाया गया, ए। तो इसका रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। लेकिन अगर यहीं पे जीनोटिपिक रेशियो कर दिया जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी, इसको याद करने की जो ट्रिक है जीनोटिपिक रेशियो को याद करने की जो ट्रिक हो क्या है, क्या लिखेंगे, 121 242 121 242 121। अब लगा देते हैं H2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटिपिक रेशियो है ना। तो ये क्या हो गया, इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 121 242 121 हो जाएगा। इनमें जो राउंड येलो है 9 पाए गए, राउंड ग्रीन जो है 3 पाए गए, रिंकल्ड येलो 3 पाए गए, येलो ग्रीन 1 पाया गया, है ना। ये हुआ यहाँ पे। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या कहता है कि डिफरेंट ट्रेट जो जीन होते हैं वो जीन फॉर डिफरेंट ट्रेट वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में किसी के साथ भी वो जो है ट्रेट जा सकते हैं, ठीक है। ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन कौन है, लिंकेज। एक ऐसा जो है मेंडल का लॉ जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं, वो कौन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है सट्टन एंड बोवरी ने 1902 में प्रपोज की, ठीक है। इन्होंने अपनी थियरी में क्या बताया कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जीन जो होते हैं वो भी पेयर में पाए जाते हैं, ठीक। जीन भी पेयर में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो जीन का जो बिहेवियर है वो क्रोमोसोम के बिहेवियर के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये भी पेयर में है, जीन भी पेयर में, एलील भी पेयर में। तो ये भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन केवल एक पेयर में करते हैं गैमेट में ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होते हैं ये भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान में केवल एक ही सेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं जो सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ में, ये भी होते हैं सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इससे क्या पता चला, कि जो दोनों है, एक जीन है हमारा क्रोमोसोम है, तो ए वाला जो है वो क्या है, जीन को बताएगा, बी वाला क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन से क्या पता चला कि जो जीन का बिहेवियर है क्रोमोसोम के बिहेवियर के पैरेलल ही है। ये इनका क्या था, सट्टन बोवरी के क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का कंक्लूजन था।
लेकिन इसकी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन किए थे, कौन किए थे? थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग्स मिलजुल के। इन्होंने डिस्कवर किया वेरिएशन के लिए, ऑन द बेसिस फॉर वेरिएशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इन्होंने क्या देखा, अब बता रहे हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया? सटन एंड बोवेरी ने। एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किसने किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको बोलते हैं हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, ये क्या है? फ्रूट फ्लाई है। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इस पर इन्होंने काम किया। इन्होंने क्या देखा कि सेम क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं, वो क्या है? साथ साथ इनहेरिट होते हैं, तो उसको लिंकेज बोला। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन जो है वो लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लिंकेज ज़्यादा होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होता है, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा तो वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया? येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल ड्रोसोफिला को, और ब्राउन बॉडी रेड आई जो है मेल ड्रोसोफिला का आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया। तो जो F1 प्रोजनी मिली, जो F1 प्रोजनी मिली उसमें क्या है? ये स्मॉल डब्लू, ये स्मॉल वाई, स्मॉल डब्लू, ये क्या है? स्मॉल वाई प्लस डब्लू प्लस, ये क्या है? वाइल्ड टाइप है, ये क्या है? वाइल्ड टाइप है। ये क्या है? येलो वाइट है, ये येलो वाइट है। यहाँ पे क्या है? ये स्मॉल डब्लू स्मॉल एम जो है, ये क्या? वाइट मिनिएचर, ये क्या है? वाइट मिनिएचर, वाइट मिनिएचर है, ठीक है। ये क्या है? वाइल्ड टाइप है। तो वाइल्ड टाइप जो है प्लस के साथ में वाइल्ड टाइप है, और जो स्मॉल वाई स्मॉल डब्लू है तो येलो वाइट है, ये क्या है? क्या कहते हैं? मिनिएचर वाइट है। इनकी जब क्रॉस कराया गया तो ये वाइल्ड टाइप है, ये येलो टाइप है। तो इनमें क्या पूछा जाता है? कितना % किसमें रिकॉम्बिनेशन पाया गया? तो जो पेरेंटल जो था, है ना, तो पेरेंटल कितना पाया गया? पेरेंटल कितना पाया गया, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितना पाया गया? तो पेरेंटल कितना पाया गया और रिकॉम्बिनेंट कितना पाया गया? तो जो पेरेंटल यहाँ पे पाया गया कितना पाया गया? 98.7% पाया गया। जो रिकॉम्बिनेंट पाया गया वो 1.3% पाया गया। अगर मैं इधर देखूँ, वाई इसके बीच में किसके बीच में था? ये हमारा जो था ये वाइट मिनिएचर वाइल्ड लाइफ, ये येलो वाइट और वाइट टाइप के बीच में क्या था? पेरेंटल पाया गया 98.7%, रिकॉम्बिनेशन पाया गया 1.3%। और यहाँ पे क्या है? इसमें मिनिएचर वाले में अगर देखा जाए तो इसमें जो पेरेंटल पाया गया, पेरेंटल, ये पेरेंटल कितना था इसका? इसका जो पेरेंटल था 62.8% था, 62.8% था। जो रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेशन जो पाया गया वो 37.2% पाया गया, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन और ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। चलो अब देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? जब मल्टीपल जीन किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। जैसे स्किन कलर और ह्यूमन हाइट, ये सब क्या है? पॉलीजेनिक है। स्किन कलर और ह्यूमन हाइट क्या है? पॉलीजेनिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये पॉलीजेनिक जो क्या कहते हैं एलील जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। एलील का इफेक्ट ऐसा होता है, एडिटिव होता है। पीलियोट्रॉपी, पीलियोट्रॉपी क्या कह रहा है कि इसमें सिंगल जीन क्या करता है? मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसका जो एग्जाम्पल है फिनाइलकेटोनुरिया है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, हैंकिंग जो थे इन्होंने एक नाम दिया एक्स बॉडी। एक्स बॉडी को इन्होंने कहा बार बॉडी। एक्स बॉडी क्या है? बार बॉडी है। एक्स क्या है? बार बॉडी है, ठीक है। अब जो मेल हेट्रोगेमिटी होती है वो ह्यूमन में पाई जाती है। फीमेल हेट्रोगेमिटी जो होती है बर्ड में। ह्यूमन में कैसा होता है? एक्स वाई। बर्ड में कैसा होता है? जेड डब्ल्यू, है ना। तो ह्यूमन में होता है एक्स 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 वाई, और इसमें होता है जेड डब्ल्यू जेड जेड होता है ना। तो ये फीमेल है, ये मेल है। तो यहाँ पे क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसा होता है? इसके ऑफस्प्रिंग बनते हैं स्पर्म और एग के मिलने से। अगर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल बन जाएगी, फीमेल क्वीन होगी या वर्कर होगी। जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो डेवलप होता है मेल यानी ड्रोन में। तो ये बोलती है बनता पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से कौन बनता है? जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो आगे चल के मेल या ड्रोन बनाता है। जो फर्टिलाइज एग होता है वो क्वीन या वर्कर भी बन जाती है। तो इसमें कैसा होगा? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्या कहते हैं हनी बी में? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। इनके क्या हैं? ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर होते हैं। इनके क्या होते हैं? ग्रैंड सन होते हैं, है ना, और ग्रैंड फादर होते हैं। इनके ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर होते हैं, फादर इनके नहीं होते हैं। अब देखो फीमेल है, फीमेल में मियोसिस हुआ तो एक 16 बनाया, दूसरा 16 बनाया, 2 बन गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जो मेल जो 16 है उनमें क्या माइटोसिस करेगा तो साइलो 16 बन जाएगा। अब ये आगे चल करके अगर फीमेल के साथ अगर फर्टिलाइज कर गया तो फीमेल बन जाएगी, अगर अनफर्टिलाइज रहा तो मेल बन गया।
म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में। ये पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? GAG से GUG कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, इसमें इंसर्शन या डिलीशन होता है। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? जो यूवी रे और केमिकल्स को, जो म्यूटाजेंस क्या होते हैं जो म्यूटेशन को काज करते हैं, ये यूवी रे और केमिकल आते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है? ये जो सिंबल दिखाया गया मेल है, सर्कल वाला फीमेल है, और जो क्वाड्रल जैसा दिखाया गया ये कैसा? सेक्स अनस्पेसिफाई है, ये पता ही नहीं कौन है, सेक्स अनस्पेसिफाई, ये अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। ये क्या बताते हैं? ये अफेक्टेड इंडिविजुअल को बतलाते हैं। जो कलर्ड हैं क्या हैं? अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल को बताते हैं। ये जो लाइन दिखा रही है मेल और फीमेल के बीच में, इसको बताते हैं मैटिंग। ये क्या है? मैटिंग को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो डबल लाइन दिख रही है मेल फीमेल के बीच में, इसको बोलते हैं कॉन्सेजिनियस मैटिंग। ये क्या है? कॉन्सेजिनियस मैटिंग। इसको लिखते हैं कॉन्सेगुनियस मैटिंग। ये नीट 25 में यहाँ से डायग्राम से पूछा गया था। ऊपर वाले जो होते हैं ये पेरेंट को बतलाते हैं, नीचे वाले जो होते हैं बच्चों को बतलाते हैं। ये वाला जो है ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड होता है। जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड होता है वो लास्ट चाइल्ड होता है। इनमें क्या है? पेरेंट जो है मेल चाइल्ड को अफेक्टेड रख रहा है ना, तो पेरेंट नॉर्मल है, लेकिन जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। इनमें कैसे? अगर सर्कल के अंदर जो है 5 अगर लिख दिए, ये कैसा होता है? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। कितना? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये होता है। अब डिसऑर्डर देखते हैं। 2 तरीके के डिसऑर्डर होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोनुरिया सब आ जाते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें HbS हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो जाता है। यानी किसमें होता है? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की जो है बीटा चेन की 6th पोजीशन पे, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे क्या होता है? ग्लूटामिन की जगह पे वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिन की जगह क्या आता है? वैलिन आ जाता है। ये क्या होता है हमारा? म्यूटेशन। कैसा हुआ? पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है? ये पॉइंट म्यूटेशन का, ये पॉइंट म्यूटेशन का। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। इसमें रेड और ग्रीन कौन डिफेक्ट होता है? रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिनाइलकेटोनुरिया कैसी? ऑटोसोमल रिसेसिव है। थैलासीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। जो हमारा थैलासीमिया होता है ये क्वालिटेटिव होता है, सॉरी क्वांटिटी। थैलासीमिया जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वांटिटेटिव है। जबकि सिकल सेल एनीमिया देखी जाए इसमें क्वालिटी बदल गई, तो ये कैसी होती है? क्वालिटेटिव। ये कैसी है? क्वालिटेटिव है। तो सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, जबकि थैलासीमिया जो है वो कैसी है? क्वांटिटेटिव है। तो फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका कैरेक्टर क्या? मेंटल रिटार्डेशन। और थैलासीमिया में क्या होता है? इसमें अल्फा बीटा दोनों चेन अफेक्टेड होती हैं। ये 2 तरीके की होती है थैलासीमिया, एक होती अल्फ़ा, एक होती बीटा। अल्फ़ा जो थैलासीमिया है वो किस पे होती है? क्रोमोसोम नंबर। अल्फ़ा थैलासीमिया क्रोमोसोम नंबर क्या होती है? 16 पे होती है। बीटा थैलासीमिया क्या होती है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। ये जो हमारी है HbA1 और HbA2 होता है, ठीक है। और ये जो हमारा जो बीटा वाली होती है ये HbB होती है, ठीक है, ये होती है। इसमें ग्लोबल चेन अफेक्टेड हो जाती है। यहाँ पे क्या बोला? सिकल सेल एनीमिया में ये हमारा जो है नॉर्मल जीन था, नॉर्मल था, तो GAG था। अब इसमें क्या हुआ? GAG में क्या बदलाव आया? यहाँ में जो है GAG की जगह पे क्या हो गया? CTC हो गया। अब CTC जो है mRNA में क्या करता है? GAG बना देता, और जो GAG होता है ग्लूटामिक एसिड को बनाता था। लेकिन यहाँ पर ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? म्यूटेशन हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे एक जगह पे T आ गया, तो GTG हो गया। अब GTG क्या बनाएगा? CAC बनाएगा, और CAC से म्यूटाजेन से क्या बन जाएगा? GUG बनता, और GUG क्या करता है? वैलिन बना देता। तो बीटा चेन की 6वीं पोजीशन पे क्या हुआ? ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या हुआ? वैलिन हो गया। फर्स्ट पर भी वैलिन, तो क्या बन जाएगा? सिकल सेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका डायग्राम है? सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम दिया गया है, ठीक। और हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से होती है, क्रोमोसोम नंबर 21। इसका रिजल्ट क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन, ब्रॉड पाम हो गया। और इसमें एक पॉइंट और आता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इसके क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? मोनोसोमी की वजह से होती है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये मोनोसोमी की वजह से होती है, ठीक है। इसमें 45 क्रोमोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, फीमेल में होता है, ये स्टेराइड होती है, ठीक है। और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ये भी हमारा ट्राइसोमी है,
ये ट्राइसोमी होता है, इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। एक इसमें जो एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है ना, ये मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इनमें गायनेकोमेस्टिया स्टेराइल होते हैं। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अगर होता है मेल में तो उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी कवर कर लिया। आप देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या बताया गया? डीएनए क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका बनता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बनता है। लेंथ क्या होती है? वो बेस पेयर में हम इसको डिफाइन करते हैं। बैक्टीरियोफाई 174 बैक्टीरियोफेज के पास में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कितने होते हैं? इसके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है इसके पास 48502 बेस पेयर होते हैं। जो ई कोलाई के पास कितना है? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन हेप्लॉइड डीएनए के पास में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है बनता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन 2 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। तो आरएनए में क्या हुआ? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। अब इसमें क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? जब शुगर और बेस, तो बेस के पहले कार्बन पे जो OH है उसके साथ में जब बेस क्या कहते हैं, शुगर के पहले कार्बन पे जो OH है उसके साथ में जब बेस जुड़ता है तो उस बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जैसे एडिनोसिन, डीऑक्सीएडिनोसिन, सीन अगर लग जाता है, साइन लग जाता है तो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है। फास्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है? जब न्यूक्लियोसाइड पे फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनने में जो लिंकेज होता है उसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। अब फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है 3' to 5' होता है। फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है वो 3' to 5' होता है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, बनाता है, एक चेन बनाता है। ठीक है, अब डबल हेलिकल मॉडल जो है वाटसन क्रिक ने पब्लिश किया। कब पब्लिश किया? 1953 में। किस पर बेस्ड था? फ्रैंकलिन विल्किंस पे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे बेस्ड था। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे बेस्ड था। एरविन चारगाफ ने क्या बताया? इसके रूल बताए। क्या बताया? कि एडेनिन थाइमिन के साथ में क्या बताया? एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। और डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है। ये 5' से 3' चलता है और 3' से 5' चलता है। इसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा है? एडेनिन जो है, कहना ये चाह रहा है एडेनिन जो है थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इसकी जो पिच होती है ये 3.4 नैनोमीटर की होती है ना, 3.4 नैनोमीटर की होती है। एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं और इसके 2 बेस पेयर के बीच के का डिस्टेंस देखी जाए तो 0.34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर होती है। डबल हेलिक्स जो होती है ये किसके द्वारा स्टेबल होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड और बेस स्टैकिंग की वजह से। तो डीएनए हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बेस स्टैकिंग। सेंट्रल डोग्मा को किसने पब्लिश किया? किसने किया था? क्रिक ने, है ना। तो सेंट्रल डोग्मा को क्रिक ने किया था। तो इन्होंने क्या बताया? डीएनए से एमआरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन को बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन और डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और अगर एमआरएनए से डीएनए अगर बन जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब देखते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग क्या कहता है कि एक ह्यूमन सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जबकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर में होता है। अब ये जो क्या कहते हैं, अब ये इतना लंबा डीएनए जो है इतने छोटे न्यूक्लियस में कैसे आ सकता है? तो इसके लिए क्या होता है? पैकेजिंग होती है। तो प्रोकैरियोट में जो है डीएनए के साथ में कुछ बेसिक प्रोटीन होती हैं और आगे चल के बना देती हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती, लेकिन बेसिक नेचर की होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोइड बनाती है। न्यूक्लियोइड कैसा होता है? नेक्ड डीएनए होता है। यूकैरियोट में अगर देखा जाए तो यूकैरियोट में डीएनए जो है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर कौन बनाता है? H2A, H2B, H2A, H2B, H3, H4। ये जो हैं ये 4 हिस्टोन प्रोटीन डबल मॉलिक्यूल मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपट जाता है, बना देता न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पर जो हमारी 5वीं जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसका नाम H1 प्रोटीन होता है हिस्टोन। तो ये लिंकर हिस्टोन होती है। ये हमारे क्या करते हैं? 2 डीएनए स्ट्रैंड को एंट्री और एग्जिट वाले को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। ये जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये जो है ये हमारी क्या है? ये हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या है? डीएनए है। और डीएनए के दोनों एंड को कौन जोड़ रहा है? H1 प्रोटीन जोड़ रही है। ठीक है, ये क्या है? कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? क्रोमेटिन के पास क्या होता है? यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन के पास में अगर क्या कहते हैं लूजली पैक्ड, यहाँ पे क्रोमेटिन बनाने के लिए क्या होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, NHC कॉम्प्लेक्स।
की ज़रूरत होती है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हायर लेवल पे कराते हैं कंडेंसेशन। तो अगर वो लूजली पैक्ड है, लाइट है, एक्टिव हैं तो यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल के सर्चिंग के बारे में, तो सबसे पहली जो सर्चिंग थी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 में की गई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। इन्होंने क्या किया कि एक जो है एस स्ट्रेन लिया इस बैक्टीरिया का जो कि वायरुलेंसी देता था, क्यों? क्योंकि उसके पास कैप्सूल था। एक आर स्ट्रेन लिया गया जो कैसा था, नॉन वायरुलेंट था, जो क्या था, नॉन वायरुलेंट था। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड स्ट्रेन को लाइव आर के साथ में जब डाला तो चूहा मर गया, बाकी सब में क्या था, जिंदा था। तो इससे क्या पता चला, कोई तो ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस क्या कहते हैं हीट किल्ड एसआरएनए से लाइव आर में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन इनका कंक्लूजन नहीं पता चल पाया कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, लेकिन कुछ तो है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एवरी मैक्लियोडो मैकार्टी ने 1933 से 44 के बीच में काम किया। इन्होंने क्या देखा कि डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि डीएनए जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या बताया, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने प्रोटीएज आरएनएज एंजाइम डाले तो किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे डीएनए एंजाइम डाले तो डीएनए ने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक हो गया। इससे पता चला कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। फिर हर्सेन चेज आए, तो हर्सेन चेज 1952 में आए। इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस कौन सा, 32 का यूज़ किया है ना, और सल्फ़र 35 का यूज़ किया। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है, फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है फास्फोरिक एसिड के फॉर्मेट में, और जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती हैं जो प्रोटीन में है ना, तो प्रोटीन के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर S35 यूज़ किया, और डीएनए के लिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 यूज़ किया बैक्टीरियोफेज में। इन्होंने क्या देखा कि जो P32 है वो बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करता है, तो इस और जो हमारा जो प्रोटीन का पार्ट है S35 वो रेडिएक्टिविटी सुपरडेंटेंट ऊपर ही रह जाती है। तो इससे क्या पता चला, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो किसने कन्फर्म किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो किसका एक्सपेरिमेंट था, हर्से चेज एक्सपेरिमेंट का था। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, रेप्लिकेशन करना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, म्यूटेशन स्लो होना चाहिए, और मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता हो। डीएनए मोर स्टेबल है आरएनए से, क्यों? क्योंकि डीएनए में राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप आरएनए में होता है, लेकिन डीएनए में दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है। इसकी वजह से क्या है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। आरएनए जो होता है फास्टर म्यूटेट करता है वायरसेज में, इस वजह से वायरसेज में आरएनए ज़्यादा पाया जाता है। आरएनए वर्ड जो क्या कहता है कि आरएनए जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए वर्ड बतलाता है कि आरएनए जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ये क्या करता था, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता था और रिएक्शन की कैटालिसिस में भी हेल्प करता था। जो आरएनए रिएक्शन की कैटालिसिस में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं राइबोजाइम। फिर बाद में डीएनए क्या, वो इवाल्व हुआ, उसकी स्टेबिलिटी और रिपेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। डीएनए रिप्लिकेशन, तो डीएनए जो रिप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से करता है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वाटसन क्रिक ने 1953 में दिया। इन्होंने क्या कहा कि हर जो डीएनए है उसके पास में एक पेरेंटल और एक नया स्ट्रैंड डीएनए बन जाता है। इससे क्या पता चलता है कि डीएनए जो होती है, डीएनए जो रिप्लिकेट करती है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रिप्लिकेट करता है। फिर है मिसल्सन स्टार एक्सपेरिमेंट है 1958 में। इन्होंने ई कोलाई को नाइट्रोजन 15 मीडियम में ग्रो कराया। फिर उसके बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दिया N14 में। इन्होंने एक जनरेशन के बाद में देखा कि जो डीएनए मिला वो कैसा मिला, हाइब्रिड मिला। फिर दूसरी जनरेशन के बाद में देखा कि 2 हाइब्रिड और 2 लाइट मिले, इस तरीके से देखा, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया था, नाइट्रोजन आइसोटॉप, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क, तो रेप्लिकेशन फॉर्क में अगर देखा जाए तो इसके पास में 2 होती हैं। ये क्या है, टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है। ये हमारा कैसी है, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। ये क्या है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है वो किधर से किधर होती है, 5 to 3 प्राइम। ये किधर होती है, 5 to 3 प्राइम होती है। और जो कंटिन्यूअस होती है वो किधर से किधर चलती है, ये भी हमारी 5 to 3 ही चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बनता है न्यूक्लियो सिंथेसाइज स्ट्रैंड किधर से बनेगा, 5 to 3। रेप्लिकेशन हमेशा किधर से किधर होगा, 5 to 3 प्राइम होती है। और यहाँ पे अगर क्या कहते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 to 5 8। टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो 3 to 5 प्राइम तक होती है। अब यहाँ पर क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जोड़ते हैं और स्ट्रैंड कहलाती है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्राइम होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो हमको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे देखने को मिलता है, जो डिसकंटिन्यूअस होता है वो लैगिंग पे देखने को मिलता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या करती है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाती है। जो डिसकंटिन्यूअस होती है इनको लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इनके लिए क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो जो एवरेज रेट होती है पॉलीमराइजेशन की वो 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर पॉलीमराइज हो जाता है।
अब ट्रांसक्रिप्शन क्या कहता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। इनमें दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं। जो डीएनए का जो पहला सेगमेंट होता है वो क्या होता है, कोड करता है दो अलग अलग प्रोटीन के लिए, ठीक है, और उससे क्या बनता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है 5 to 3 प्राइम होती है, कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है वो 5 to 3 प्राइम होती है, जो आरएनए की सेम, जो आरएनए में भी सेम होता है, ठीक है। आरएनए में सेम होगा एक चीज़ को छोड़ के। थायमीन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, 3 प्राइम to 5 प्राइम। कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम है, कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम, टेम्पलेट जो है 3 to 5 प्राइम। ये 3 to 5 प्राइम में आरएनए सिंथेसाइज होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, पहला प्रमोटर होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर होता है। तीन इसके पार्ट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर होता है। तो यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है पॉलीमराइज करता है हमेशा डीएनए का पॉलीमराइजेशन जो है हमेशा 5 to 3 प्राइम हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, ये हमारा 5 प्राइम to 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। नीचे वाली क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाली कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक। ऊपर वाली क्या है, टेम्पलेट है, ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये जो हमारा रीजन है, ये हमारा जो आया है प्रमोटर जो है कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्टेड 5 प्राइम पे आके जुड़ता है, और जो टर्मिनेटर होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे आके टर्मिनेट होता है, ये क्या है, टर्मिनेटर है, ठीक है। और ये जो रीजन इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया। यहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो जो प्रोकैरियोटिक में होती है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक। इसके पास एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक का कहने का मतलब क्या, सेम जो पॉलीमरेज होता है वो तीनों तरीके के आरएनए को कोड करता है, लेकिन मोनोसिस्टोनिक में अलग अलग तरीके का होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज देखते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरआरएनए को, 2 जो है एचएनआरएनए को, टी जो है टीआरएनए को। तो इसको हम याद कर सकते हैं रोहित से, ठीक है। तो इसको याद कर लो 1 2 3। आर से आरआरएनए, ठीक है। एच से क्या हो गया, एचएनआरएनए, ठीक है। और टी से क्या हो गया, टीआरएनए। तो आरआरएनए को कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एचएनआरएनए को कौन बनाएगा, सेकेंड। तीसरा जो थर्ड है वो टीआरएनए या 5S RNA या एसएनआरएनए को बनाता है। एचएनआरएनए क्या है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में अगर स्टेप देखा जाए तो 3 होते हैं। पहला क्या होता है, इनिशिएशन, फिर होता है इलोंगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन कराने के लिए क्या होता है, इनिशिएटरी फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर आता है, प्रमोटर से जुड़ता है और आरएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, सिग्मा फैक्टर लगा रहता है। सिग्मा फैक्टर के साथ में जब आरएनए पॉलीमरेज रहता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर हट गया और रो फैक्टर आके जुड़ गया तो क्या हुआ, आरएनए हट गया और आरएनए पॉलीमरेज भी रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा टर्मिनेशन। और बीच में क्या होता है, इलोंगेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या एमआरएनए जो होता है ये यूकैरियोटिक में कैसे बनाया जाता है, पहले स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन जो होता है नॉन कोडिंग पार्ट होता है, इसको हटाया जाता है। एक्सॉन जो होता है कोडिंग पार्ट होता है। तो इंट्रॉन जो है कैसा है, इंट्रॉन जो है नॉन कोडिंग है और एक्सॉन जो है कोडिंग होता है, ठीक है। तो इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग पार्ट को हटाया जाता है और एक्सॉन यानी कोडिंग को जोड़ा जाता है। कैपिंग क्या होता है, मेथाइल गुआनोसिन फास्फेट को 5 प्राइम पे जोड़ा जाता है। तो कैपिंग में क्या है, 5 प्राइम पे जोड़ा जाएगा। दूसरी होती है टेलिंग। टेलिंग क्या होता है, एडिनाइलेट के 200 से 300 एडिनाइलेट क्या होता है 3 प्राइम पे जोड़ दिया जाता है। जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड हैं जॉर्ज गैमी जो कि फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया कि कोड फॉर एमाइनो एसिड शुड हैव द 3 न्यूक्लियोटाइड। किसी भी एमाइनो एसिड के लिए जो कोड होगा वो ट्रिपलेट होगा, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड रखता है। तो ट्रिपलेट कोडान जो है 64 कोडान जो है ये होता है, मतलब 4 की पावर 3 कॉम्बिनेशन में होगा। तो हरगोविंद खुराना ने क्या देखा कि इन्होंने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को बनाया। इन्होंने जो है होमोपॉलीमर कोपॉलीमर को बनाया। मार्शल नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम का यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस की। 61 कोडान जो है सारे अमीनो एसिड को बनाता है। इनमें से जो स्टार्टर कोडान होता है AUG होता है और बाकी जो 3 होते हैं स्टॉप कोडान, UAA, UAG और UGA जो होते हैं स्टॉप कोडान। तो बाकी बचते कितने हैं, 61। तो 61 कोडान जो है 20 तरीके के अमीनो एसिड को कोड करता है। जेनेटिक कोड कैसा होता है, डीजनरेसी होने का मतलब क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा कोडान जो है सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यूनिवर्सल होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस फैशन में रीड करता है। म्यूटेशन, ये म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में देखा। इसमें क्या देखा, जो ग्लूटामिक एसिड था
जो ग्लूटामिक एसिड है वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, इसमें इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है बेस पेयर का, जिसकी वजह से आगे का जो रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है। टीआरएनए को बोलते हैं अडाप्टर मॉलिक्यूल। जो टीआरएनए अडाप्टर मॉलिक्यूल है इसके पास में क्या क्या होगा, एंटी कोडान लूप होता है, एमाइनो एसिड एक्सेप्टर इंडो होता है, ये इन्वर्टेड एल लाइक दिखता है, ठीक है। ये हमारा सेरीन दिया गया, टायरोसिन दिया गया। अब यहाँ पे अगर सेरीन अगर मैन्युस्क्रिप्ट का देखा जाए तो कैसा स्ट्रक्चर देता है, ये COOH, ये रहेगा NH2, ये रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया जाए हाइड्रोक्सिलेमाइन, तो ये जो कहलाता है ये हमारा सेरीन कहलाता है, ये सेरीन अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो बोलता कौन सा मॉलिक्यूल जो है ट्रांसक्रिप्शन में एडाप्टर की तरीके से बिहेव करता है, तो बताएंगे टीआरएनए। ट्रांसलेशन क्या होता है, राइबोसोम अकर्स इन राइबोसोम। यूकैरियोटिक में 80S होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। इसमें स्टेप क्या क्या होगा, सबसे पहले टीआरएनए का चार्जिंग यानी एमाइनो एसाइलेशन होगा, फिर इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, TUG कोडान आता है जो कि स्टार्टर कोडान है और टीआरएनए को इनिशिएट करता है। फिर एलोंगेशन में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, रिलीज फैक्टर आता है और आपका स्टॉप कोडान आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएटरी टीआरएनए कौन होता है, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आता है, ठीक है, और यहाँ पर रिलीज फैक्टर को बोलते हैं रो फैक्टर होता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये कैटेलाइज करता है राइबोजाइम से, है ना। तो राइबोजाइम किसको बोलते हैं, 23S RNA को राइबोजाइम बोलते हैं। UTR क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये स्टार्टर कोडान के पहले यानी 5 प्राइम पे और स्टॉप कोडान के बाद। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होते हैं, स्टार्ट कोडान के पहले और स्टॉप कोडान के बाद में लाइक करते हैं, यानी 5 प्राइम और 3 प्राइम पे, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, स्प्लाइसिंग यानी प्रोसेसिंग लेवल पे, mRNA के ट्रांसपोर्ट में ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल जो है रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में ही किया जा सकता है। लैग ओपेरान जो है हमारा निगेटिव ओपेरान होता है। इसके पास में क्या क्या होता है, ये पी पोजिया है ना, ये क्या आई जीन है, ये PO, ये O जीन है, ये ZYA, ठीक। ये क्या है, अगर इंड्यूसर अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, ये जो हमारा रिप्रेशर होता है, रिप्रेशर mRNA के साथ में जुड़ जाता है ना, तो ये हमारा क्या है, रिप्रेशर। जो रिप्रेशर है, रिप्रेशर mRNA जो है जुड़ जाएगा, है ना। और ये हमारा जो रिप्रेशर होता है ये जाकर के ऑपरेटर से जुड़ जाता है, O से ऑपरेटर। रिप्रेशर जब ऑपरेटर के साथ में जुड़ जाता है तो क्या होगा, रिप्रेशर जैसे ही ऑपरेटर के साथ जुड़ा तो क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, नहीं जुड़ पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमारा रिप्रेशर RNA ऑपरेटर के साथ में जब जुड़ जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। लेकिन इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो रिप्रेशर mRNA है ये नहीं जुड़ पाता किसके साथ में, ऑपरेटर के साथ में। यहाँ पे कौन आ जाता है, इंड्यूसर के तौर पे, तो ये हमारा कैसा होता है, इनएक्टिव ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो mRNA है, अब यहाँ पे जो एंजाइम होता है बीटा, यहाँ पे पूछा जाता है, याद कर सकते हैं, जया BPT, ठीक है। तो ये जो जेड जीन है ये क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइड, ये क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। P से हो गया परमीएज, P से हो गया परमीएज, T से हो गया ट्रांसएसिटाइलेज, T से हो गया ट्रांसएसिटाइलेज, ये जया, ठीक है। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, जेड जीन बीटा को, वाई जीन परमीएज को, ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है। अब देखते हैं रेगुलेटरी जीन को हम आई जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाती है। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं 3 होते हैं, जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाएगा, वाई जीन परमीएज को बनाता है, ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज को बनाता है। लैक्टोज की एब्सेंस में, लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर होता है, लैक्टोज की एब्सेंस में रिप्रेशर जो है ऑपरेटर के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। लेकिन लैक्टोज की प्रेजेंस में इंड्यूसर जो है रिप्रेशर के साथ जुड़ जाता है और वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहता है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये 1990 में लॉन्च किया गया, 2003 में कंप्लीट हुआ, 13 साल का मेगा प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम कितना होता है, कितना 3.164 बिलियन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं 3164.7 मिलियन बेस पेयर। इसके पास में लगभग 30,000 जीन होते हैं। ह्यूमन जीनोम के पास टोटल जीन कितने हैं, 30,000 जीन होते हैं, जिनमें से 2% से भी कम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो बाकी हुआ जो बचा हुआ पार्ट है बल्क पार्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं रिपीटिटिव डीएनए। यहाँ पर टेक्निक कौन यूज़ करते हैं, EST, बैक, याग, सेंगर सीक्वेंसिंग करते हैं। क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है इसके पास सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, कितने 2968 होते हैं। क्रोमोसोम वाई के पास में सबसे कम होते हैं, 231 होते हैं, ठीक है। 1.4 मिलियन जो हैं लोकेशन होती हैं ह्यूमन्स में। एक लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन जीनोम जिसका नाम डिस्ट्रोफिन, इसके पास में 2.4 मिलियन बेसेज होते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो 99% ह्यूमन में जो बेस सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, लेकिन जो 0.1% होता है वो क्या होता है, डिफर करता है, ठीक है। इस टेक्निक में हम रिपीटिटिव DNA के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन जीनोम में क्या होता है, हम इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के जरिए से हम DNA को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं।
जो बल्क डीएनए होता है वो मेजर पीक बनाता है, बल्क डीएनए मेजर पीक बनाएगा, सैटेलाइट डीएनए स्मॉल पीक बनाता है। फ्रीक्वेंसी अगर 0.01 से ज़्यादा है एलील की, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 तो क्या होगा, एलील होगा। VNTR का पूरा नाम वेरिएबल नंबर टर्न रिपीट्स। इसका साइज 0.1 से 20 के भी हो सकता है। क्या होगा साइज 0.1 to 20 किलो बेस पेयर, है ना, किलो बेस पेयर होता है। इसका बेसिक क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आइसोलेशन, फिर डाइजेशन, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर ब्लॉटिंग, फिर हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी। ये हमने जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कवर कर लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में कितना पेज है, 3 पे। एवोल्यूशन देख लेते हैं। तो एवोल्यूशन में क्या दिया गया है, एवोल्यूशन क्या है कि एक कहानी है कि अर्थ के ऊपर, एक कहानी है कि अर्थ के ऊपर जो है लाइफ कैसे आई। बिग बैंग थियरी हुई जब यूनिवर्स बना, तो अब जो एनसीईआरटी में दे दिया गया 20 बिलियन नहीं है, 20 बिलियन साल पुराना यूनिवर्स नहीं। यूनिवर्स कितना है, 13.8 बिलियंस, 13.8 बिलियंस ईयर्स क्या है हमारा यूनिवर्स पुराना है। अर्थ जो है 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो बनी। ये जब अर्थ बनी थी तब वहाँ पे किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं था, यानी एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग नेचर का था। एटमॉस्फेयर कैसा था उस समय, रिड्यूसिंग नेचर का था। ऑक्सीजन थी ही नहीं तो ऑक्सीडाइजन था ही नहीं तो रिड्यूसिंग था। उस समय जो गैसेस थी वो H2 वेपर था, मीथेन था, अमोनिया था, CO2 था। यूवी रेडिएशन जो वहाँ पे एनर्जी का काम करती थी वो पानी को ब्रेक कराती थी। पानी को ब्रेक करा के वो क्या करती थी, पानी को ब्रेक करा के क्या बनाती थी, H2 गैस को निकालती थी। O2 जो बनता था, O2 फॉर्म्ड H2O, CO2, ओजोन लेयर, ये सब बना देता था। वहाँ पे बारिश हुई तो ओशियन बने तो लाइफ बनी 4 बिलियन साल पहले। तो यूनिवर्स हमारा बना 13.8 बिलियन साल पहले, और 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बनी, और 4 बिलियन साल पहले लाइफ आई। ठीक है, तो थियरी ऑफ ओरिजिन से संबंधित बहुत सारी थियरी दी गई हैं। एक है पैनस्पर्मिया बताता, पैनस्पर्मिया क्या कहता है कि बाहर स्पेस से स्पोर जो है हमारे अर्थ के ऊपर आए हैं, इनकी वजह से, इन्हीं से ही लाइफ की ओरिजिन हुई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है, जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनसे नई लाइफ बनी है। इसको, इस थियरी को डिसअप्रूव कौन किए, लुईस पास्चर की। ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस जो है क्या, इन्होंने कहा कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इनसे लाइफ आई, तो इसी को बोला गया केमिकल एवोल्यूशन। तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 में जो बताए इन्होंने, वो सारी घटनाएं, वो सारा टेम्परेचर मेंटेन रखा जो उस समय के दौरान में था। तो इन्होंने सेटअप में क्या डाला, मीथेन, इनके सेटअप में मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, और क्या था, वाटर वेपर था। और वहाँ पर जो एनर्जी का जो काम कर रही थी वो यूवी रेडिएशन कर रही थी। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। टेम्परेचर कितना लिया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। तो इन्होंने क्या देखा, क्या क्या बना, एमाइनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट फैट वगैरह ये सब बन गए। ठीक है, अब जो पहली जो नॉन सेलुलर लाइफ है, जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है वो कौन, RNA, प्रोटीन, ये सब जो है 3 बिलियन साल पहले आए। तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई वो 4 बिलियन साल पहले आई, और 3 बिलियन साल पहले जो नॉन सेलुलर लाइफ आई। और जो पहली सेलुलर लाइफ आई जो सिंगल सेल था वो 2 बिलियन साल पहले अपीयर हुआ, कहाँ पर, पानी में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। जो एवोल्यूशन की जो लाइफ फॉर्म की जो थियरी वो क्या है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसको बोला गया रिलीजियस। इन्होंने क्या बताया, सारी स्पीसीज जो हैं वो बनाई गई वो अनचेंज हैं। इसको डिसअप्रूव किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जब वो HMS बीगल से क्या कहाँ पे गए थे, क्या मलय उस पर क्या कहते हैं, गैलापागोस आइसलैंड पे गए हुए थे। तब इन्होंने क्या देखा कि डार्विन ने क्या देखा कि जो लाइफ है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। वो जो है कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, नेचुरल सिलेक्शन जो है एक मैकेनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन जो है एक मैकेनिज्म होती है एवोल्यूशन की। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन की। इन्होंने जो है नेचुरल फिटनेस के बारे में बताया। नेचुरल फिटनेस यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, नॉट जस्ट सर्वाइवल, है ना, ये सर्वाइवल के लिए उतना नहीं, लेकिन नेचुरल फिटनेस यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बतलाया। जिस समय डार्विन जो हैं गैलापागोस आइसलैंड पे घूम रहे थे, काम कर रहे थे, उसी समय क्या है इनका नाम, अल्फ्रेड वेलेस जो मलय आर्किपेलागो पे काम, सिमिलर आइडिया इन्होंने भी दिया। तो अल्फ्रेड वेलेस का संबंध मलय आर्किपेलागो से, और डार्विन का संबंध जो है वो गैलापागोस आइसलैंड से है। ठीक है, ये हमको डायनासोर दिए गए। ये डायनासोर कौन कौन है, तो यहाँ पे जो डायनासोर का जो डायग्राम दिया गया, पहले में क्या बताया गया, ये वाला जो डायनासोर इसका नाम है ब्रेकियोसॉरस, इसका नाम है ब्रेकियोसॉरस। ये कौन है, ब्रेकियोसॉरस है। और ये वाला कौन है, इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। ये कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये कौन है, इसको बोलते हैं स्टेगोसॉरस, स्टेगोसॉरस है। ठीक है, और ये हमारा कौन है, ये तो ये हमारा क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। ठीक है, फिर आगे चल के यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे होगा वो कौन है, टेरेनोडॉन, ये टेरेनोडॉन होगा।
ये है हमारा टायरेनोसॉरस रेक्स, टायरेनोसॉरस रेक्स, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं हमारा ट्राइसेरोप्टरस। इसकी ये कौन है, ट्राइसेरेटोप्स है, ठीक है। अब देख लेते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से संबंध में रखते हैं फॉसिल। फॉसिल क्या है, फॉसिल कहाँ पे पाए गए, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये बताती हैं कि किस सीक्वेंस में लाइफ आई है। तो जो ओल्डर लेयर है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म को बताती हैं, जो न्यूअर लेयर है वो कॉम्प्लेक्स को बतलाती हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को किसने प्रपोज किया, अर्नेस्ट हैक्केल ने प्रपोज किया। इन्होंने क्या कहा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जितनी भी जो नई लाइफ बनती है, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी के सारे एवोल्यूशन ट्रेंड में जितने भी एम्ब्रियो बनते हैं सबसे क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो अर्नेस्ट हैक्केल ने क्या किया, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया। लेकिन कार्ल वॉन बेयर ने इसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। अर्ली वर्टिब्रेट क्या है, इनके अनुसार क्या है, अर्ली वर्टिब्रेट जो हैं वो अर्ली वर्टिब्रेट एम्ब्रियो कॉमन फीचर को शो करते हैं, जैसे गिल स्लिट वगैरह पाया जाना। अब यहाँ पे क्या करें, कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या है, ये जो हमको दिखाया गया है, ये इसका डायग्राम है, ये बोगनविलिया का है। ये क्या है, बोगनविलिया, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाए गए इनको बोलते हैं, ये जो दिखाए गए इनको बोलते हैं थॉर्न। ये क्या है, बोगनविलिया के थॉर्न है। ये किसका दिखाया गया, ये क्या है, कुकुरबिटा। ये क्या है, कुकुरबिटा, ये कुकुरबिटा का डायग्राम है। और ये जो दिखाए गए इनको बोलते हैं, टेंड्रिल। ये क्या है, टेंड्रिल, ठीक है। ये तो मैन है, ये चीता है, ये वेल है, ठीक है। और ये क्या है, बैट है। तो ये सब क्या करते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बोगनविलिया, कुकुरबिटा दोनों की ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। टेंड्रिल का काम क्या होता है, क्लाइंबिंग में, और थॉर्न का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन अलग हो, जैसे फोर लिम्ब ह्यूमन के, बैट के, चीता के, वेल के। जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। तो बोल सकता है, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा बोगनविलिया के थॉर्न है, टेंड्रिल के जो कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये होमोलॉगस ऑर्गन के हैं, होमोलॉगस ऑर्गन के। ये जो हैं होमोलॉगस ऑर्गन के हैं, यानी क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। अब देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं लेकिन फंक्शन सेम होता है। जैसे विंग्स ऑफ बैट और बटरफ्लाई और विंग्स, बटरफ्लाई बैट्स के विंग्स हैं, दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना। आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल की आई और ऑक्टोपस की आई, दोनों का काम क्या है, देखना, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। बायोकेमिकल एविडेंस में क्या है, डीएनए, प्रोटीन और एंजाइम, ये जो हैं अपनी बायोकेमिकल एंसेस्ट्री को शो करते हैं। कि जैसे डीएनए कहाँ से आया, आरएनए से, आरएनए कहाँ से आया, ये सारे जो ट्रेंड है आपस में शो करते हैं। तो डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम सब क्या हैं, अपना बायोकेमिकल एंसेस्ट्री को शो करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ह्यूमन जो है ये क्रॉप और एनिमल की ब्रीड कराता था, जिसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ बदलाव जनरेशन में देखने को मिलते थे, रैपिड चेंज देखने को मिलते थे, है ना। अब नेचर क्या करती है, नेचर कैन डू द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। यही कहानी जो है नेचर में भी पाई गई, सेलेक्ट किया नेचर, नेचुरल सिलेक्शन पाया गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था इंग्लैंड में, उस समय जो मौत थे वो वाइट विंज वाले थे, डार्क वाले क्या थे, कम थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जो है वो जो ट्री क्या हुआ, डार्क होने लगा, तो डार्क मौत सर्वाइव कर गए, लेकिन जो वाइट मौत थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो पहले क्या था, वाइट वाले ज़्यादा सर्वाइव करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में डार्क वाले ज़्यादा सर्वाइव करने लगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है। लाइकेंस जो होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, किस गैस के लिए, SO2 गैस के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पर SO2 गैस होती है वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। और ये हमको जो डायग्राम दिया गया है, ये किसका दिया गया है, ये कौन है, तस्मेनियन वुल्फ। ये कौन है, तस्मेनियन वुल्फ, ये तस्मेनियन वुल्फ है, ठीक है। ये क्या है, टाइगर कैट है, ये टाइगर कैट है। ये कौन है, हंटेड एंटीटर है। ये मार्सुपियल रैट है, ये कंगारू है, ये बुम्ब कैट। ये कौन है, बैंडिकॉट। ये कौन है, बैंडिकॉट, इसका नाम है बैंडिकॉट। ये कौन है, कोला। ये कौन है, मार्सुपियल मोर। ये कौन है, शुगर। ये कौन है, शुगर ग्लाइडर, इसका नाम है शुगर ग्लाइडर। ये कौन है, शुगर ग्लाइडर, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, मार्सुपियल है, ये मार्सुपियल रेडिएशन है, ठीक है। ये मार्सुपियल रेडिएशन, ये किस तरीके के रेडिएशन, ये हमारा जो एडाप्टिव रेडिएशन है, एडाप्टिव। ये कौन है, एडाप्टिव रेडिएशन, ये एडाप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। तो एडाप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं, इनमें बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं जिनका एरिया सेम होता है,
वन एंसेस्टर इन सेम एरिया, ठीक है। तो जब बहुत सारी स्पीसीज का एवोल्यूशन होने लगता है किसी एक कॉमन एरिया से एक एंसेस्टर से, तो उसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। इनमें डार्विन फिंचेज आती हैं जो गैलापागोस आइलैंड पे देखी गई, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आते हैं जो एडाप्टिव रेडिएशन, और डार्विन फिंचेज जो एडाप्टिव रेडिएशन का जो एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेज है। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, सिमिलर एडाप्टेशन होता है, लेकिन सिमिलर हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन अलग अलग इनका क्या होगा, ओरिजिन होगा, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, ये प्लेसेंटल मैमल हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं। तो प्लेसेंटल मैमल में मोल और मार्सुपियल मोल आपस में शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये एंटीटर है, ये नम्बैट है, ये माउस, ये मार्सुपियल माउस, ये लेमर, ये कौन है, स्पॉटेड यूरिसेंस, इसका नाम क्या होगा, स्पॉटेड कस्कस, इसका नाम है स्पॉटेड कस्कस, स्पॉटेड कस्कस, इसका नाम स्पॉटेड कस्कस है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया, ये फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये फ्लाइंग फैलेंजर है, ये बॉब कैट है, तस्मेनियन टाइगर कैट है, ये वुल्फ है, तस्मेनियन वुल्फ है। ये सब आपस में क्या शो करते हैं, ये कौन है सब आपस में, ये हैं हमारे जो है मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये प्लेसेंटल मैमल है, प्लेसेंटल मैमल हैं, पहले वाले हमारे क्या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं, ठीक। तो बायोलॉजिकल जो एवोल्यूशन है उसमें एवोल्यूशन शुरू हुआ वेरिएशन इन मेटाबॉलिज्म में। जब शुरुआती जो अर्ली लाइफ थी उनमें मेटाबॉलिज्म में वेरिएशन हुई, वहीं से क्या हुआ, एवोल्यूशन शुरू हुआ। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करती है, फिटनेस को सेलेक्ट करती है, यानी कि उसको अडॉप्ट करती है। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन जो है ये डार्विन के कोर कॉन्सेप्ट हैं। नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट डार्विन कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। लेमार्क ने क्या बताया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया कि इन्होंने इस बात में इसको नकार दिया गया, इतना ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या कहा कि जिराफ की जो नेक होती है वो उसका ज़्यादा यूज करने की वजह से ही लंबी हुई है। ये कहानी थी लेमार्क की। इवोल्यूशन की जो मैकेनिज्म है, ह्यूगो ट्रेविस ये काम कर रहे थे इवनिंग प्रिमरोज पे, इसका नाम था ओइनोथिरा लेमार्कियाना। इन्होंने बताया कि जो एवोल्यूशन होता है म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन क्या है, साल्टेशन क्या होता है, सडन एंड लार्ज चेंज, सडन एंड लार्ज चेंज को बोलते हैं साल्टेशन। कंट्रास्ट डार्विन ने इसके अपोजिट में क्या कहा कि जो वेरिएशन होती स्लो होती, स्मॉल वेरिएशन होती हैं, लेकिन ह्यूगो ट्रेविस के अनुसार क्या है, सडन होती, लार्ज वेरिएशन होती हैं, ठीक है। अब आज हमारी समझ के दौरान हमारी समझ के लिए आजकल के समय में क्या है, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन जो है वेरिएशन कॉज करते हैं, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों वेरिएशन कॉज करते हैं। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, एलील फ्रिक्वेंसी जो होती है पॉपुलेशन में वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका अगर फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है p² + q² + 2pq = 1। ये 2pq क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस को बतलाता है। ये हमारा फार्मूला है। p क्या फ्रिक्वेंसी आप a हो गई, q क्या फ्रिक्वेंसी आप b हो गई, और 2pq क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे हमको जो डायग्राम में दिया गया है, ये डायग्राम क्या बतलाता है, ये डायग्राम बताता है यहाँ पे हमको क्या दिखा गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। फिनोटाइप के साथ में हमको नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बताया गया, फिनोटाइप फेवर नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, फिनोटाइप फेवर्ड बाई नेचुरल सिलेक्शन, फेवर्ड बाई नेचुरल सिलेक्शन, ये कह रहा है। और यहाँ पे हमको जो दिखा रहा है ये मीडियम साइज़ के इंडिविजुअल है। यहाँ पे क्या होगा, मीडियम साइज़ के इंडिविजुअल फेवर हुए, मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल फेवर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको 3 तरीके के हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, पीक गेट्स हाइयर एंड नैरो। यहाँ पे क्या पीक्स जो है, पीक जो है वो हाई है एंड नैरो है। अगर पीक्स हाई और नैरो होती है तो ये जो हमारा सिलेक्शन होता है इसको बोलते हैं, ये हमारा स्टेबलाइजिंग है, स्टेबलाइजिंग। अगर पीक्स जो है हाई और नैरो पाई गई तो स्टेबलाइजिंग होगा, ठीक है। अगर पीक्स एक डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो गई तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। अगर पीक एक डायरेक्शन में चेंज हो गई तो कैसा होगा, ये डायरेक्शनल होगा। अगर उसमें अगर 2 हमको पीक देखने को मिली, अगर 2 पीक देखने को मिली तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। ये जो है डिसरप्टिव। तो डिसरप्टिव में कि 2 पीक होती हैं, अगर किसी एक डायरेक्शन में तो डायरेक्शनल, अगर हाई पीक जो है हाई और नैरो है तो स्टेबलाइजिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस जब होता है तो इवोल्यूशन होता है, ठीक। अगर इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस होता है तब इवोल्यूशन होता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एलील फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, जीन फ्लो, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये जो 5 फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, यानी एलील फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट कहता क्या है कि
कुछ इंडिविजुअल से नई पॉपुलेशन बन जाए, कुछ इंडिविजुअल से अगर नई पॉपुलेशन बनती है वो भी बहुत तेज़ी के साथ में रैपिड डाइवर्जेंस होता है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या, कुछ इंडिविजुअल नए पॉपुलेशन बना दें, है ना। नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके की है। स्टेबलाइजिंग, ये एवरेज को फेवर करती है। डायरेक्शनल, इसके पास एक एक्सट्रीम होती है। डिसरप्टिव में इसके पास 2 एक्सट्रीम होती है। हमको जो एक ट्रेंड दिया गया है यहाँ पे, तो इसकी अभी हम ट्रिक बताते हैं। ये हमारा क्या है, साइलूरियन है। पहले लिख लेते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमको दिखाया गया है क्या है, साइलूरियन। ये क्या है, साइलूरियन। ये हो गया हमारा डेवोनियन, ठीक है। ये हमारा हो गया कार्बोनीफेरस, ये कार्बोनीफेरस है। ये हमारा परमियन है। ये हमारा जो है ट्राइएसिक, ये हमारा ट्राइएसिक। ये वाला हो गया जुरैसिक, ठीक है। फिर है क्रस्टेशियस, फिर है क्रेटेशियस हो गया। ये हमारा टर्टरी, ये हमारा क्वाटरनरी, ये क्वाटरनरी, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। अब यहाँ पे इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, एस से समुद्र, डी से देव, सी से कार, पी से पर। समुद्र, देव, कार पर, टी से त्रिलोक। तो समुद्र, देव, कार पर, त्रिलोक जा रहे हैं। समुद्र, देव, कार पर, त्रिलोक जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, किरेटा में। गाड़ी का नाम है किरेटा। किरेटा में जा रहे हैं। कितने साल लग जाएंगे, 3-4 साल लग जाएंगे। 3-4 साल लग जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे याद कर सकते हैं, समुद्र से साइलोरियन, देव से डेवोनियन, कार से कार्बोनिफेरस, पर से परमियन हो गया, पर से परमियन हो गया, त्रिलोक से ट्राइएसिक हो गया, जा रहे हैं से जुरैसिक, किरेटा यानी क्रेटेशियस हो गया, और ठीक है ये हो गया, और 3 टर्सरी हो गए, और 4 से क्वाटरनरी हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं CTRP। CTRP से इसको हम जो है याद कर सकते हैं, CTRP से याद कर सकते हैं। सी से क्या हो गया, क्लोरोफाइट, सी से क्लोरोफाइट। टी से क्या हो गया, ट्रेकियोफाइट, टी से हो गया ट्रेकियोफाइट। आर से हो गया रहनिया, आर से हो गया रहनिया। पी से हो गया साइलोटम, साइलोफाइटोन। इसको CTRP से, CTRP से इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो पहली सेलुलर लाइफ थी वो 200 मिलियन साल, 2000 मिलियन साल पहले आई, या तो इसको बोल सकते हैं 2 बिलियन, 2000 मिलियन बोले या 2 बिलियन ईयर्स। ठीक है। फोटोसिंथेटिक जो सेल थी वो ऑक्सीजन को रिलीज करती थी, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, बदल गया। कैसा हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या बताया है, जो इवोल्यूशन है इनवर्टिब्रेट का वो 500 मिलियन साल पहले आया, जॉलेस्फिश 350 मिलियन साल पहले, सीवीड्स और कुछ प्लांट जो है 320 मिलियन साल पहले। लोग फिंस जो हैं ये इन्वॉल्व हुए थे फर्स्ट एम्फीबिया से। एम्फीबिया से क्या हुआ, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड और मैमल। फिर क्या हुआ, डायनोसॉरस। डायनोसॉरस जो है ये 200 मिलियन साल पहले आए और 65 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। सबसे लार्जेस्ट जो डायनासोर था उसका नाम था टायरेनोसॉरस रेक्स। जो फर्स्ट मैमल था वो स्मॉल थे, श्रिवलाइट थे, है ना। ये विविपेरस थे। वेल, डॉल्फिन, सील्स। वेल, डॉल्फिन जो सील हैं ये पूरी तरीके से एक्वेटिक मैमल हैं। 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस आए। 3 से 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में आए। ये जो हैं खड़े होकर सीधे चले सबसे पहली बार। फिर 2 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस आए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ये स्टोन टूल मेकर थे। 1.5 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस आए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये मीट खाता था। होमो इरेक्टस जो था ये मीट खाता था। यानी कि 1 लाख से 40,000 साल पहले जो है निएंडरथल मैन आए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। और 75,000 से 10,000 साल पहले जो है ये मॉडर्न होमोसेपियंस आए। ये जो है अफ्रीका से आए। केव आर्ट जो है 18,000 साल पहले बनी। कहाँ पे, भिम्बिटिका। भिम्बिटिका में बनी। भिम्बिटिका में कहाँ पे, भिम्बिटिका कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, इन एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश की रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भिम्बिटिका है। वहाँ पर केव आर्ट देखी गई। ठीक है। एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000 साल पहले शुरू हुई, ह्यूमन सेटलमेंट हुआ। ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो है बेबी चिंपैंजी जो है, बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो ह्यूमन लाइक होता है ना। देख सकते हैं स्कल ऑफ, नहीं ये लिख सकते हैं बेबी चिंपैंजी स्कल, है ना। बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो क्या है, मोर ह्यूमन लाइक है ना।
तो बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो मोर ह्यूमन लाइक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 13.8 बिलियन साल पहले जो है यूनिवर्स बना, फिर 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बनी, फिर 4 बिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर लाइफ आई, 3 बिलियन साल पहले पहली नॉन सेलुलर लाइफ आई अर्थ के ऊपर, तो 2 बिलियन साल पहले पहली सेलुलर लाइफ आई, और 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेटा आए, 350 मिलियन साल पहले जॉलेस फिश आई, है ना, ठीक है, जॉलेस फिश आई। अब यहाँ पे कौन है, 320 मिलियन साल पहले जो सीवीड्स आए उन, और कुछ प्लांट भी आए। 200 मिलियन साल पहले जो फिश लाइक रेप्टाइल जिसको एक थायोसॉरस बोला गया वो आए, और 65 मिलियन साल पहले जो है डायनासोर्स डिसअपियर हो गए अर्थ के ऊपर आइसबर्ग की वजह से, आइस पूरा एज था। 15 मिलियन साल पहले जो प्राइमेट्स में ड्राइफिथिकस और रोमापिथिकस एग्जिस्ट करते थे। 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट्स आए जो ईस्टर्न अफ्रीका में, वो अफ्रीका में उनके क्या कहते हैं स्केलेटन पाए गए, ठीक है। 2 मिलियन साल पहले जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है प्रॉपर्ली ईस्ट अफ्रीका में देखा गया, ठीक है। 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रॉपर्ली रहता था ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में। 1.5 मिलियन साल पहले जो है जावा में जो होमो इरेक्टस है ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। 1 लाख से 40,000 साल पहले जो है निएंडरथल मैन, ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया के पास में रहते थे। 75,000 से 10,000 साल पहले जो है आइस एज था, है ना। आइस एज किसको बोला गया, 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो। इसमें मॉडर्न होमोसेपियंस आए, ठीक। 18,000 साल पहले जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई भीमबेटका डिस्ट्रिक्ट राइजन है एमपी में। 10,000 साल पहले जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो गया, ये सब कहानी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में।